प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं बी हाइव। ठीक है, बी हाइव जो है ना, बी हाइव में जो आपके टर्म 1 के चैप्टर्स आएंगे उनका पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। पार्ट 1 का मतलब है कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, तो बी हाइव के चैप्टर्स हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करने वाले हैं जो कि आपके टर्म 1 में आएंगे। कौन कौन से वो चैप्टर्स है बेटा? एक है आपका द फन दे हैड, ओके। उसके बाद है आपका कौन सा? द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक के दोनों पार्ट्स आज हम लोग कवर करेंगे, फाइन। एंड देन द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल। उसके बाद आपका जो पार्ट 2 होगा बेटा, उसमें क्या होगा? ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और उसके बाद हमारा कौन सा वाला चैप्टर बच जाता है? हाँ, द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक एंड द मिरर। तो ये 2 चैप्टर्स जो बच जाएंगे वो हम लोग इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो आज ये तीनों चैप्टर्स बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बच्चों, भाई मुझे पता है आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम आएंगे, तो आप लोगों को बहुत तरीके के कंफ्यूजन्स होंगे कि मैम किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मैम चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो जाननी है। तो आज की क्लास में हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक और द लिटिल गर्ल हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे मैम, बता दो। तो सबसे पहले बेटा ओवरव्यू करेंगे हम लोग। ओवरव्यू का मतलब है भाई ऊपर ऊपर से देखेंगे कि चैप्टर किसके बारे में है। ठीक है भाई, अबाउट द चैप्टर, चैप्टर किस चीज के बारे में है, ताकि हम लोग अपना मन बना ले कि हाँ जी हम इस थीम पर पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई राइटर कौन है, किसने लिखा है ये चैप्टर। उसके बाद हम लोग करेंगे बेटा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको पूरे के पूरे चैप्टर की मिलने वाली है बेटा। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आ सकते हैं आपके। ठीक है, बीच बीच में सभी मैं आपको बताते रहूंगी कि कौन कौन से जरूरी पोर्शंस हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है जो हमारा द फन दे हैड। द फन दे हैड, पहले टाइटल को समझेंगे। फन दे हैड का मतलब है जो मजे उन्होंने किए थे। किन्होंने किए थे, किनकी बात कर रहे हैं हम लोग, और क्या मजे किए थे, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस नजर आ रही होंगी। ठीक है, कुछ इमेजेस नजर आ रही हैं, जिस इमेज में आप लोग क्या देख सकते हो कि इतने बच्चे 1 3 के साथ कितने सारे जीरोस लगे हुए हैं। अराउंड इतने बच्चे, मिलियंस और बिलियंस बच्चों ने चिल्ड्रन मिसिंग स्कूल बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस इन 186 कंट्रीज ऑन April 30। तो ये जो है ना कोविड पीरियड के टाइम की न्यूज है कि जब कोविड पीरियड हुआ था तो कितने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती थी। अब आप लोगों को भी याद आ जाएगा कि हाँ मैम, हम लोग ना 7th 8th क्लास में थे, बड़ा मजा आता था। मतलब 7th 8th में तो नहीं थे, हाँ 6th 7th में हम लोग थे, तो ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी, स्कूल नहीं जाना पड़ता था, बड़ा मजा आता था, अपने टाइम से उठते थे, बेड पर बैठे बैठे जो है वो क्लासेस होती रहती थी, है ना। ऑनलाइन क्लासेस आप लोग लेते थे। यहाँ पर भी आप बच्चे को देख सकते हो, बेचारे का मुंह कितना उतरा हुआ है, उसे ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ रही है। तो बच्चे इस तरह से अपने घर में लैपटॉप से या फिर फोन से क्लास लिया करते थे। तो उस टाइम पे अब आप अपने मन में सोचो कि क्या हमें अच्छा लगता था ऑनलाइन मोड से क्लास लेना, या हमें स्कूल जाना ज्यादा पसंद था। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों से मैंने उस टाइम पे बात करी थी, या फिर जो भी मेरे आसपास के भी बच्चे थे, पहले पहले तो उन्हें बड़े मजे आए। पहले तो कहते थे अरे वाह क्या बात है, बस सारी जिंदगी ऐसे ही रहे तो मजा नहीं आ जाए, क्योंकि एग्जाम वगैरह भी नहीं होते थे, होते भी थे तो बड़े सिंपल होते थे, चीटिंग करके बच्चे पेपर दे देते थे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना था कि मैम हम स्कूल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, हम स्कूल में जो है हमें जाना है, हमें अपने दोस्तों से मिलना है, हमें मस्ती करनी है, घर में बैठे बैठे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग जो है क्योंकि स्कूल में एक्टिविटी करना एक अलग चीज होती है। अब ऑनलाइन क्लासेस तो खैर आजकल का नॉर्म है, ऑनलाइन क्लासेस लेने में अब आप लोगों को मजा आता है, आपकी आदत बन गई है। ये जो ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड है वो शुरू भी कोविड-19 के बाद ही हुआ था। फिर भी जो एक स्कूल जाने की खुशी होती है, एक जो स्कूल में जाके मस्ती जो लोग करते हैं, जो बच्चे करते हैं, वो एक अलग ही चीज होती है। तो यहाँ हम लोग कुछ ऐसा ही देखेंगे कि क्या कभी ऐसा भी होगा फ्यूचर में कि हम स्कूल नहीं जाएंगे भाई बच्चे, और स्कूल ना जाने की वजह से वो स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। द फन दे हैड इज अ साइंस फिक्शन स्टोरी। ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है भाई। फिक्शन का मतलब क्या होता है? फिक्शन का मतलब है जो कि ट्रू नहीं होती, नॉट ट्रू।
ठीक है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है और साइंस फिक्शन बहुत सारी आप लोग जो है मूवीज देखते हो, ये जो मार्वल यूनिवर्स की जितने भी मूवीज हैं, वो एक्समैन करके किसी भी हॉलीवुड मूवीज में आप लोग देखते हो ना, एलियन आ जाते हैं और जो है दूसरी हाँ एलियन आ जाते हैं या किसी और के साथ फाइट करना होता है, रोबोट्स होते हैं उसमें। तो ये सारी की सारी जो है ना, इन्हें साइंस फिक्शन स्टोरीज जो है वो कहा जाता है। ये किसने लिखी? बाय अमेरिकन राइटर आइजैक एजिमोव। आइजैक एजिमोव करके एक राइटर थे, उन्होंने ये कहानी लिखी। हु वाज अ रशियन बॉर्न अमेरिकन राइटर। अब ये रशिया में जो है पैदा हुए थे, ये एक अमेरिकन राइटर थे, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी। अब कुछ बच्चे हमें कहते हैं कि मैम ये हमें क्या लर्न करने की जरूरत है राइटर के बारे में? तो मैं आपको कहूंगी कि हाँ, थोड़ा बहुत आप राइटर के बारे में जानो। लर्न करने को कोई नहीं कह रहा, रट्टे मत मारो, पर हाँ राइटर के बारे में आपको थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप राइटर के बारे में पढ़ते हो ना बेटा, तो आपको धीरे धीरे कुछ बातें राइटर के बारे में पता चलती हैं, ठीक है, जिससे कि आपको पता चलता है कि उसका राइटिंग स्टाइल कैसा है, आखिरकार वो लिखते किसके बारे में है। और हाँ, अगर राइटर के नाम की बात करूं तो राइटर के नाम को आपको याद करना है। कई बार एग्जाम में भी आ जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं आता तो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग उसे आंसर में यूज कर सकते हो। राइटर का नाम आप आंसर में, कोई भी आंसर आपको पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसमें उसको यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। ही मोस्टली रोट द साइंस फिक्शन जॉनर। अब अगर हम लोग बात करते हैं आइजैक एजिमोव की, तो वो ज्यादातर इसी जॉनर में लिखा करते थे। जॉनर का मतलब होता है इसी फील्ड में, ठीक है, यहाँ पर फील्ड बोल सकते हैं। तो ज्यादातर वो इसी के बारे में कहानियां लिखा करते थे। और इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। इस स्टोरी में क्या होता है? द स्टोरी बिगिंस विद टू चिल्ड्रन, मार्जी एंड टॉमी। भाई सबसे पहले तो आपको पता करना है कि यहाँ पर दो बच्चे हैं भाई, दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक का नाम है मार्जी, दूसरे का नाम है टॉमी। वेयर मार्जी इज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ बुक। ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है, ये मार्जी ना अपनी डायरी में लिख रही है। मार्जी अपनी डायरी में एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही है कि किस तरह से आज टॉमी को एक बुक मिली। अब आप कहोगे कि मैम बुक मिली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये बुक इसको कैसे मिली, कहां मिली, और क्या इसने पहले कभी बुक देखी है? नहीं भाई, इन्होंने कभी पहले बुक ही नहीं देखी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगी। इट टेक्स प्लेस इन 2157। भाई 2157, अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। तो 100 साल से भी ज्यादा के बाद की ये कहानी है, द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर। अब फ्यूचर में क्या होगा? हम लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे हम लोग हमेशा सोचते हैं कि फ्यूचर में उड़ने वाली कार्स होंगी, फ्यूचर में हम एलियन से कांटेक्ट कर पाएंगे, फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में वो होगा, फ्यूचर में साइबॉर्ग्स यानी कि जो रोबोट है वो हम लोगों के लिए काम किया करेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें फ्यूचर की दुनिया जो है वो दिखाई जाती है, वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग, जहां सब कुछ कंप्यूटर्स ने ही डोमिनेट किया है। अब ये कहानी बहुत समय पहले लिखी गई थी, तो उस टाइम पे लैपटॉप भी नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर हुआ करते थे, इसलिए कंप्यूटर वर्ड यहाँ ज्यादा यूज किया गया है। मोरओवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कंसेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड कंप्लीटली। हमें यह भी पता चलता है कि किस तरह से स्कूल का कंसेप्ट और क्लासरूम का कंसेप्ट किस तरह से पूरी तरीके से बदल चुका है। जी हाँ, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जिस तरह से आप स्कूल में जाते हैं और हम लोग स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं, क्लासेस लगाते हैं, अब ऐसा फ्यूचर में बिल्कुल नहीं है। तो चलो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद एन 11-year-old गर्ल नेम्ड मार्जी। तो सबसे पहले जो कहानी की मेन कैरेक्टर है उसका नाम है 11-year-old गर्ल, ये बच्ची, ठीक है, 11 साल की है, इसका नाम है मार्जी। राइटिंग इन अ डायरी अबाउट हाउ हर फ्रेंड अ 13-year-old बॉय नेम टॉमी फाउंड अ रियल बुक। भाई ये कहानी लिखती है, ये मैडम जी कहानी नहीं, सॉरी, अपनी डायरी में लिख रही हैं कि किस तरह से एक 13 साल का बच्चा है जिसका नाम है टॉमी, ये इसके पड़ोस में रहता है। इस बच्चे को बुक मिलती है, एक रियल बुक, एक असली किताब, ठीक है, जो पेपर से बनी हुई है। अब हम लोग तो पढ़ते हैं उन बुक्स है ना जो पेपर से बनी हुई है, लेकिन आपको पता है आजकल डिजिटल बुक्स भी हैं। अगर आपको कोई नॉवल बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कोई भी बुक आपको बड़ी अच्छी लग रही है, तो आपके पास दो तरह की कॉपीज हैं आजकल, हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी है। आप उसको किताब को खरीद भी सकते हो, हाथ में लेकर पढ़ सकते हो, या आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, या कई बच्चों के पास किंडल होता है, उसमें भी आप लोग बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन ये उस जमाने की बात करें जब पेपर वाली बुक दिखेगी नहीं, पेपर वाली बुक की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन किताबें ही होने वाली हैं और ये बच्चे ऑनलाइन मोड से ही पढ़ते हैं। She recalls her grandfather talking about how his grandfather used to talk about books being printed on paper. अब ये जो है वो याद कर रही है, ये याद करती है किस तरह से उसके ग्रैंडफादर,
किस तरह से उसके दादाजी बताते थे कि उनके भी दादाजी के भी दादाजी बुक से पढ़ा करते थे, ठीक है, कि बुक्स जो है किस तरह से पेपर पे छापी जाती थी। तो आप ये मानो कि फ्यूचर के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। फ्यूचर के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि बुक्स एक्चुअली में कागज की होती हैं, तो उसे ये बात बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही है। दे रिफ्लेक्ट ऑन हाउ स्ट्रेंज इज दैट द वर्ड्स रिमेन द सेम ऑन द पेज। अच्छा, यहां पर मार्जी और टॉमी जब मिलते हैं आपस में तो हंसते भी हैं इस बात पे। किस बात पे हंसते हैं कि अरे ये बुक्स कितनी फनी है। यहां वो बुक्स को फनी बुलाते हैं कि ये बड़ी फनी बुक्स हैं क्योंकि इनके जो वर्ड्स हैं वो एक ही जगह पर है। तो बेटा आप बुक देखते हो, ठीक है, तो बुक जो है जब आपके सामने आती है तो बुक के पेजेस कैसे होते हैं? बुक के पेजेस जो है आप लोग देखोगे कि एक ही जगह पर जो है वो बुक के पेजेस हैं, ठीक है, एक ही जगह पर जो है बुक के पेजेस हैं, उसके वर्ड्स हैं। लेकिन हाँ, जो डिजिटल बुक्स होती है बेटा, उसमें आप पेजेस को आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, उसमें आप वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हो। तो इनके जमाने में इन्हें बड़ा अजीब लग रहा है कि कैसे वर्ड्स जो है वो एक ही जगह पर टिके हुए हैं। Tommy concludes that the book is a waste because once you have read the words on the page, you presumably just throw the book away. अब टॉमी को यह बात बड़ी अजीब लग रही है। टॉमी कहता है अरे ये बुक कितनी फालतू की चीज है ना, ये इतनी फालतू की चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार एक बुक को पढ़ दिया तो आप उसे प्रिज्यूमेबली यानी कि उसने इस बात को प्रिज्यूम कर लिया। प्रिज्यूम का मतलब है उसने इस बात को मान लिया, संभवतः उसको ये बात संभवतः लगी कि किताबों को फेंक दिया जाता है। हालांकि हमें पता है कि हम किताबों को फेंकते नहीं है, हम किताबों को किसी और को दे देते हैं या किताबों को रिसाइकल कर दिया जाता है। कबाड़ी को बेच दो तो रिसाइकल हो जाती है ना किताब, ठीक है। तो लेकिन उसे लगता है कि अरे किताब कितनी फालतू की चीज है। Whereas on their television screen they can read a million different books। अब उस टाइम पे मैंने बोला ना बड़ा पुराने जमाने का है, तो उस टाइम पे उन्होंने डिजिटल बुक्स, किंडल, लैपटॉप, इस तरह के वर्ड्स वो लोग यूज नहीं कर रहे थे, आईपैड वगैरह यूज नहीं करें क्योंकि उस टाइम पे आए भी नहीं थे। जब आइजैक एजिमोव ने ये स्टोरी लिखी थी उस टाइम उन्हें कंप्यूटर और टेलीविजन ही दिखता था, वही टेक्नोलॉजी थी। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे टेलीविजन में तो हम एक साथ मिलियंस ऑफ डिफरेंट बुक्स पढ़ सकते हैं, यानी कि उसमें कितनी बुक्स आ सकती हैं। जैसे कि आपको भी पता है आजकल तो ऑडियो बुक्स भी आ गई है ना, पता ना आपको ऑडियो बुक्स है, कुछ ऐसी ऐप आती है जिसका मैं प्रमोशन नहीं करूंगी, लेकिन हाँ कुछ ऐसी ऐप्स आती है जिनको आप लोग सुनोगे तो आप किताबों को मतलब उसको आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आप किताबों को सुन भी सकते हो। जी हाँ, तो देखना तो चलो है ही है, देख तो सकते हैं। ऐसे भी ऐप्स होती हैं जिसमें आप कोई भी नॉवल को पढ़ सकते हो, कोई भी बुक को पढ़ सकते हो और अब तो सुन भी सकते हो। तो ये भी उस टाइम पे कह रहा है कि हमारे पास भी मिलियंस ऑफ टेलीविजन बुक्स जो है हम एक ही जगह पर रख सकते हैं। टॉमी टेल्स मार्जी that he found the book in the attic of his house। अच्छा, टॉमी उसे ये भी बताता है कि मुझे जो ये किताब है वो अपने घर के एटिक में मिली। तो एटिक को आप एक तरह से स्टोर रूम टाइप समझ सकते हो, ये जैसे आपका घर है, ठीक है, फॉरेन में इसी तरह के घर होते हैं। तो एटिक बेटा ये इस तरह की जगह होती है, ठीक है, ये ऐसी कुछ जगह होती है जहां स्टोरेज के लिए यूज होती है, जहां लोग अपना सामान रखते हैं, तो इसे एटिक कहा जाता है। तो वो कहते हैं मुझे तो मेरे घर के एटिक में मिली। द बुक इज अबाउट द टॉपिक ऑफ स्कूल। अब मार्जी और टॉमी डिस्कशन कर रहे हैं। अब मार्जी ने भी पहली बार बुक देखी है और टॉमी तो थोड़ा सा स्मार्ट है। यहाँ आप लोग जब पढ़ते हैं चैप्टर को तो आपको समझ में आता है कि टॉमी अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है, बहुत ज्यादा स्मार्ट समझता है। तो वो बताता है कि हाँ मुझे तो बुक्स के बारे में पता है, लेकिन हाँ टॉमी ने भी पहली बार बुक्स को देखा होता है और उसे अपने घर के एटिक में मिलती है। अच्छा, इस बुक के पेजेस कैसे हैं? इस बुक के पेजेस होते हैं बेटा येलो एंड क्रिंकली, बहुत ही पीले पड़ चुके हैं और क्रिंकली हो चुके हैं। क्रिंकली का मतलब है झुर्रीदार पेजेस हो चुके हैं, झुर्रियां सी आ गई है पेज के ऊपर। जैसे कि कभी पुरानी हो जाती है बुक तो वो येलो हो जाती है। आपके भी घर पे कभी कोई ऐसी बहुत पुरानी बुक पड़ी होगी तो देखना वो कैसी हो जाती है, तो वैसे वो देखता है। अच्छा, अब मार्जी को जब पता चलता है कि ये बुक है किस बारे में, उसे पता चलता है ये बुक स्कूल के बारे में है, तो बड़ी हैरान सी होती है। उसे लगता है स्कूल्स के बारे में कौन लिखेगा, हु विल राइट अबाउट स्कूल्स, क्योंकि हमें पता चलता है यहाँ पे कि मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्जी हेटेड द कंसेप्ट ऑफ स्कूल। मार्जी डजंट थिंक मच टू दिस एज शी हेट्स स्कूल। मार्जी को स्कूल से सख्त नफरत थी। शी हैज अ मैकेनिकल टीचर विच हैज बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। अच्छा, हमें पता चलता है अब बड़े सारे रीजन है कि मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी। तो मैं आपको बता रही थी क्वेश्चन के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर यहां कोई बनता है इस चैप्टर से तो यही बनता है, व्हाई
मार्जी हेटेड स्कूल। मार्जी को आखिरकार स्कूल से इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी? तो हमें पता चलता है भैया, मार्जी का एक मैकेनिकल टीचर है, ठीक है। किस तरह के टीचर है इसके? मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर कैसे है भैया? बिल्कुल रोबोट जैसे हैं। ओके, इस रोबोट के स्क्रीन पर ही सारे टेस्ट जो है वो अपीयर होते हैं, जो भी लिखना होता है वो इसी की स्क्रीन पर जो है वो अपीयर होता है। ओके, समझ लो कि आगे के जमाने में, मतलब फ्यूचर में स्कूल नहीं है, घर पे ही स्कूल है। उसके ही घर में, उसके ही बेडरूम के पास एक कमरा है, वो उसका स्कूल है। और स्कूल में एक ही टीचर है जो कि मैकेनिकल टीचर, बड़ा ही अगली सा, उसे बताती है कि बड़ा अगली सा टीचर है। और ये जो है इससे टेस्ट के बाद टेस्ट लेता रहता है। वो कहता है कि वो उसे ना बार बार ज्योग्राफी का टेस्ट जो है वो दिए जा रहा है। Things had got so bad that her mother had sent for the county inspector who took the machine apart and fixed it. इतनी चीजें बुरी हो जाती हैं। अच्छा, ये बार बार टेस्ट दे रही थी और वो टेस्ट में बड़ा ही खराब परफॉर्म कर रही थी, बड़ी ही इसकी बैड परफॉर्मेंस जो है वो होती जा रही थी। जैसे जैसे वो टेस्ट दे रही थी, उसकी टेस्ट जो है वो, उसकी परफॉर्मेंस जो है, यानी कि वो अच्छे तरीके से पेपर में नंबर अच्छे नहीं ला रही थी। तो इस बात से उसकी मम्मी को लगता, अरे मेरी बेटी इतने अच्छे नंबर क्यों नहीं लेकर आ रही है भाई, खराब नंबर क्यों लेकर आ रही है? तो मम्मा भेजती है काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। मम्मा जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? ये काउंटी इंस्पेक्टर वो है जो मैकेनिकल टीचर की रिपेयरिंग करता है। जैसे कि आपके घर में मैकेनिक आता है ना, जैसे टीवी को रिपेयर करने के लिए मैकेनिक आता है, वैसे यहाँ इस मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए, इसकी मरम्मत करने के लिए यहाँ आते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। एक्सप्लेनिंग दैट द मशीन हैड बीन पिचिंग इट्स टेस्ट क्वेश्चंस at too high a level for Margie। तो पता क्या चलता है? ये समझते हुए कि मशीन अपने परीक्षण प्रश्नों को मार्जी के लिए बहुत ऊंचे स्तर पर जो है वो सेट कर रही थी। तो बच्चों, आप लोगों की हेल्प के लिए अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत है तो यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है। जो भी मैंने वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हैं इंग्लिश में, उन सभी की हिंदी ट्रांसलेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई वर्ड या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको सारी चीजें बता ही रही हूँ। तो वो बताते हैं काउंटी इंस्पेक्टर कि मार्जी के लेवल से ना थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चन यहाँ डाल दिए गए हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्जी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है with this outcome because she had hoped they take away the teacher from her home altogether। अच्छा भाई, यहाँ पर बड़े मजेदार सा इंसिडेंट है। जब मैकेनिकल टीचर मैकेनिकल टीचर खराब हो जाता है और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है तो मार्जी बड़ी खुश है। मार्जी को लगता है, अरे यहाँ पर ये काउंटी इंस्पेक्टर आया है और ये ले जाएगा टीचर, ठीक है, ये टीचर को ले जाएगा, ठीक है, इसको रोबोट को उठाकर ले जाएगा। वो उसे एक एप्पल देता है, उसके सिर पर ऐसे पैट करता है। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर सिर्फ 2 घंटे में रिपेयर करके ले आता है मैकेनिकल टीचर को, केवल 2 घंटे में। तो यह मार्जी बड़ी उदास हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार टॉमी का भी टीचर खराब हुआ था। टॉमी का मैकेनिकल टीचर जब खराब हुआ तो उसे 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर, ठीक है। जो टॉमी का टीचर था, टॉमी का रोबोट था, उसे 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्शन पूरी तरीके से डिलीट हो गया था। तो मार्जी को लगा, अरे बाबा, मेरे भी टीचर के साथ ऐसा हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसका काउंटी इंस्पेक्टर सिर्फ 2 घंटे में उसे ठीक करके दे देता है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है बेटा निराश, बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। उसे लगता है कि अरे बाबा, अब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। She and Tommy discuss the book he found and it is revealed that it is about the way school used to be। वो टॉमी डिस्कस करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पहले के जमाने के स्कूल कैसे हुआ करते थे। तो पहले के जमाने के स्कूल कैसे हुआ करते थे, यानी कि जो अब के जमाने के स्कूल हैं, तो हमें पता है कि हमारे स्कूल कैसे होते हैं, लेकिन पहले के जमाने के स्कूल के बारे में मैंने आपको बताया ना कैसा होता था। अब मार्जी, मैंने एक चीज तो आपको बता दी कि वो टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है। अच्छा, उनका टेस्ट का रिजल्ट उसी टाइम उन्हें मिल जाता था, ठीक है। जैसे ही उसने टेस्ट सबमिट किया तो उसको तब भी जो है टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता था, क्योंकि भाई रोबोट फटाफट से कैलकुलेट कर लेता था। हमारी टीचर कम से कम 3-4 दिन तो लगाती हैं, कई बार 10 दिन भी लगाती है। 10 दिन बाद आपको टेस्ट का रिजल्ट मिलता है तो आप बड़ी रिलैक्स्ड होते हो। लेकिन जब आपको उसी टाइम टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा तो कितनी गलत बात है। फिर एक स्लॉट हुआ करता था, ठीक है। यहां पर हम लोग एक और चीज देखते हैं कि मार्जी को ना सारा का सारा अपना होमवर्क एक स्लॉट में डालना पड़ता था।
ठीक है, एक स्लॉट में डालना पड़ता था। स्लॉट समझते हो ना, कि एक ऐसी फाइल अपलोड करनी पड़ती थी और उसके लिए उसने कुछ नंबर्स भी उसे याद करने पड़ते थे। तो मैट जी को इस बात पे बड़ा गुस्सा आता था कि बड़ा ही गंदा सा टास्क था। 6 साल की उम्र से उसने ये सब सीख लिया था, तो होमवर्क को डालना, फिर उसके बाद टेस्ट का जल्दी मिल जाना, ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से उसे स्कूल पसंद नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पुराने स्कूल कैसे थे, hundreds of years ago when teachers were men rather than machines, उसे पता चलता है कि 100 साल पहले जो टीचर्स थे वो मेन हुआ करते थे। मेन का मतलब आदमी, यानी कि इंसान हुआ करते थे, मशीनों की बजाय। Margie scoffs at the idea of a man being a teacher because men aren't clever enough. Margie फटाफट से टॉमी को बोलती है कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार एक आदमी जो है मशीन से ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? मशीन जितना इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि इंसान ज्यादा क्लेवर, ज्यादा समझदार नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लगता है ना कि सब बस रोबोट ही इंटेलिजेंट है। तो यहां टॉमी उसे समझाता है कि अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें पता है मेरे पापा भी बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे पापा को मशीन जितना ही पता है। तो मार्जी के लिए क्योंकि ये सब चीजें बहुत नई हैं, तो उसे लगता है कि अरे ये सब क्या है। She is also surprised to learn that the teacher used to teach children all together in one school, since in her own time children are taught individually in their own homes. अच्छा, उसे इस बात से भी बहुत ज्यादा हैरानी होती है, बहुत ज्यादा वो सरप्राइज होती है। सरप्राइज का मतलब है आश्चर्य उसे होता है कि उसके जमाने के, मतलब सॉरी, पुराने जमाने के टीचर्स एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाया करते थे एक ही स्कूल में, मतलब एक क्लास में एक साथ सारे बच्चे बैठते थे। अब उसे ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि अब उसके टाइम में तो बच्चों को इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है। चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब होता है बेटा अलग अलग जो है वो पढ़ाया जाता है। वो कहती है कि मेरी मम्मी का ऐसा कहना है कि हर बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस होती है, तो जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट किया जाता है। ये बात तो खैर हम भी मानते हैं, आपकी क्लास में कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता है और किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ी देर से समझ में आता है। तो यहाँ मार्जी सोचती है अरे एक साथ सारे बच्चे कैसे पढ़ लेते थे, टीचर एक साथ इतने बच्चों को कैसे पढ़ा लेती थी, क्योंकि सबका लेवल तो अलग है ना। लेकिन हमें पता है कि ऐसा ही होता है, टीचर बड़ी स्मार्ट होती है, उन्हें पता होता है कि कैसे किसी बच्चे को पढ़ाना होता है। तो intrigued, she wants to read the book and learn more about the funny old schools of the past. वो बहुत ज्यादा intrigued हो जाती है। intrigued का मतलब होता है बेटा उत्सुक। वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती है, उसे इतनी उत्सुकता होती है जानने की कि अरे ये सब कैसे होता था। मतलब मैंने आपको बताया ना, उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसे एक आदमी मशीन जितना इंटेलिजेंट हो सकता है, कैसे सारे बच्चे एक ही क्लास में जो है वो पढ़ सकते हैं, टीचर एक ही टीचर कितने ऐसे बच्चों को कैसे संभाल सकता है। तो ये सब बहुत सारे सवाल उसके मन में हैं। वो और ज़्यादा उस बुक को पढ़ना चाहती है और ज़्यादा उन फनी ओल्ड स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है जो कि पास्ट में हुआ करते थे। तो ये स्कूल कैसे थे, बड़े ही फनी थे, बहुत ही मजाकिया थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे बहुत फन वाले, बहुत मस्ती वाले ये स्कूल लगते हैं कि अरे ये कितना अजीब सा है, उसके लिए सारी चीजें बड़ी अजीब सी हैं। उसके बाद however at that point Margie's mother summons her to school, which involves stepping into the room next door to her bedroom where the mechanical teacher is switched on and ready to teach her. तो मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको अभी तक बताया कि मार्जी एंड टॉमी डिस्कशन कर रहे हैं, स्कूल के बारे में बातें कर रहे हैं, फिर ये भी बात होती है कि किस तरह से अब उसका मैकेनिकल टीचर एकदम ठीक हो चुका है। तो जब ये स्कूल की बातें कर रहे होते हैं तभी मार्जी की मम्मी, मार्जीज मदर समन्स हर टू स्कूल, मार्जी की मम्मी उसे बुलाती है। समन यानी कि उसे बुलाती है उसकी मम्मी कि आओ मार्जी, स्कूल का टाइम हो चुका है। वो टॉमी को भी घर भेज देती है, टॉमी को भी कहती है जाओ टॉमी, तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया होगा। अब मार्जी की मम्मी का ऐसा कहना था कि लिटिल गर्ल्स लर्न फास्टर एंड बेटर व्हेन दे लर्न एट द सेम टाइम। समझे कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं दे लर्न बेटर, वो अच्छा सीखती हैं व्हेन दे लर्न एट सेम टाइम, जब वो सेम टाइम पे पढ़ती हैं। ठीक है भाई। तो मार्जी का स्कूल कहां था, मैंने आपको बताया घर में था। ठीक है, घर में था, जिसका मतलब है कि उसका जो स्टेपिंग इनटू द रूम, उस कमरे में जाना जो उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम में है, मतलब उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम में ही उसका स्कूल है, जहां मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाने के लिए तैयार होता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे भाई स्कूल तो घर में ही है,
हम जब चाहे उसे चालू कर सकते हैं। पर मार्जी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्जी की मम्मी है ना उसके लिए, मार्जी की मम्मी ने उसका शेड्यूल बना रखा है। मार्जी की मम्मी कहते हैं नहीं भाई, घर में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मर्जी पढ़ लो, तुम्हें उसी टाइम पे पढ़ना पड़ेगा जिस टाइम पे मार्जी की मम्मी बोलती हैं। क्योंकि मार्जी की मम्मी का, जैसे मैंने आपको कहा, कहना है कि अगर छोटी छोटी बच्चियां सेम टाइम पे पढ़ती हैं तो जल्दी सीखती हैं, ज्यादा बेटर सीखती हैं। तो बेचारी मार्जी। उसके बाद चलो, she arranges to meet up with Tommy again afterwards so that they can read more of the book, and throughout her maths lesson Margie find herself thinking about how much children of the old days must have had at school. अब सोचो बच्चों, अब मार्जी ने पता कर लिया, मार्जी को पता चल गया कि पुराने स्कूल्स कैसे होते थे, कितने मजेदार होते थे। तो आपको लगता है कि मार्जी को अपनी आज की क्लास में मजा आ रहा होगा? बिल्कुल नहीं। वो अपनी क्लास में जाती है तो देखती है, वो अपने टीचर, अपने जो ये मैकेनिकल टीचर है उसे बुलाती है कि ये टीचर कितना अगली है, कितना बदसूरत सा है, ठीक है, ये कितना, इसकी ब्लैक सी स्क्रीन है जिस पर जो है कोई मैथ्स का इक्वेशन जो है वो शो कर रहा होता है। आज वो फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ने वाली थी, ठीक है, दशमलव के बारे में आज वो पढ़ने वाले, दशमलव थोड़ी डॉट्स वो हो जाते हैं आपके, डेसिमल हो जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है, वो पढ़ने वाली थी। ठीक है, ये होते हैं ना आपके फ्रैक्शंस 2/3 ऐसे करके, उनकी एडिशन जो है आज वो पढ़ने वाली थी। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, उसे लगता है अरे कितना गंदा सा ये टीचर है। अरे चलो टॉमी को, वो कहते ठीक है टॉमी तुम जाओ और मैं ना इसके बारे में दोबारा से पढ़ूंगी। वो कहती है, वो टॉमी को प्रॉमिस करके आई है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है उन स्कूल्स के बारे में पढ़ने के लिए। और अपने मैथ्स लेसन के ड्यूरिंग, अपने मैथ्स के पूरे टेस्ट, मतलब जो उसकी क्लास चल रही होती है उसके ड्यूरिंग, मार्जी जो है वो सोचती रहती है उन फनी ओल्ड स्कूल्स के बारे में, और वो बच्चे कितनी मस्ती करते हैं। द फन दे हैड, यानी कि जो वो मस्ती वो करते थे, वो यानी कि यहां पर वो कौन है? दे का मतलब है द चिल्ड्रन ऑफ द पास्ट के बच्चे। बेटा, जो पास्ट के जो बच्चे थे वो कितनी मस्ती करते होंगे। मार्जी को लगता है ये बच्चे इतनी स्कूल में जाके स्कूल के बाद खेलते होंगे, जब भी इन्हें कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो वो एक दूसरे से पूछ लेते होंगे अगर उन्हें कोई डाउट आता होगा तो, जैसे कि आप लोग भी अपनी क्लास में करते हो। लेकिन मार्जी क्योंकि अकेली पढ़ती थी, उसके लिए कोई, उसके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं था। तो ये उन स्कूलों को याद करके बहुत ज़्यादा उदास होती है और उसे लगता है कि काश मैं भी ऐसे टाइम पे बिलोंग करती। तो कई बार हमें लगता है फ्यूचर बड़ा प्रॉमिसिंग होने वाला है, बड़ा अच्छा होने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन सही बात यह है कि जब भी फ्यूचर की हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर के कुछ फायदे हैं और फ्यूचर के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। अभी आपको लगता है कि हमारा बचपन अच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बचपन अच्छा है, इसमें फ़ोन है, इसमें आप कितनी सारी गेम्स खेल सकते हो, आप जब चाहे अपने टीवी पर कुछ भी देख सकते हो, कोई भी मूवी देख सकते हो, कोई भी टेलीविजन सीरीज देख सकते हो, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे, अगर आप अपने दादा दादी से पूछोगे तो वो कहेंगे कि भाई हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, हमारे ज़माने में ना तो टीवी था ना ही फ़ोन था, मतलब टीवी था भी तो टीवी में कुछ लिमिटेड से चैनल्स आया करते थे, कुछ ही चैनल आते थे, आपको इंतज़ार करना पड़ता था। तो हमारे पेरेंट्स हमें बताते थे कि संडे को एक पिक्चर आती थी, पूरा परिवार बैठकर उस पिक्चर को देखा करता था। फोन नहीं होते थे तो बच्चे को कोई टेंशन ही नहीं थी, बच्चे कितने घंटे जो है वो बाहर खेला करते थे। अब आपको भी शायद वो समय याद होगा, आज से मुझे लगता है कि कुछ 5-6 साल से ही फोन का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चालू हो गया है। उससे पहले जो है बच्चे बाहर खेलते रहते थे, कोई उन्हें मतलब नहीं होता था। आज आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे क्या करते हैं भाई, मैंने तो 3-3, 4-4 साल के बच्चों को देखा है कि भाई वो कोकोमेलन देखते रहेंगे, कालू मदारी आया, ये सब हमेशा राइम्स देखते रहेंगे, बाहर खेलने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बाहर खेलने के लिए जो है पेरेंट्स नहीं भेजेंगे और घर में जो है उन्हें बिठाकर जो है वो दिखाते रहते हैं फोन या फिर टीवी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, सहूलियतें बढ़ जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है मस्ती कम हो जाती है। वो मस्ती वही थी जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है भैया, तो समझते हैं आगे क्या करना है हमें। तो बेटा ये है आपका एक आरटीसी, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर में से आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन, ऐसा किया होगा आपने जरूर। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। दे यहाँ पर कौन है, यहाँ पर दे की बात चल रही है, मार्जी एंड टॉमी।
ठीक है भैया। तो मार्जी एंड टॉमी जो है वो पेजेस, पन्ने पलटते हैं, उस येलो, उसके पन्ने कैसे थे, येलो थे और क्रिंकली थे। क्रिंकली का मतलब क्या होता है बेटा, झुर्रीदार। झुर्रीदार जो है उसके पेजेस थे, क्योंकि पुरानी हो गई थी। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट शुड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। ये चीज बहुत ज्यादा ऑफुली, बहुत बुरी तरह मजाकिया थी, बहुत बुरी तरह फनी था इन बच्चों के लिए उस बुक को पढ़ना, जिसके शब्द जो है वो स्टिल थे। स्टिल यानी कि एक तर, ठीक है, रुके हुए, उसके शब्द जो है वो रुके हुए थे। अब उन्हें आदत थी ऐसे जो है शब्दों को देखने की, क्योंकि वो डिजिटल बुक्स को देखा करते थे, टेलीविजन पे वर्ड्स को देखा करते थे जो शायद खुद ही चलते होंगे, खुद ही मूव करते होंगे, तो उन्हें बुक्स को पढ़ना बहुत ही फनी लगा। ऑन अ स्क्रीन, यू नो, उन्होंने सोचा अरे स्क्रीन में तो ऐसा नहीं होता, स्क्रीन में तो शब्द घूमते हैं, लेकिन बुक में तो एक ही जगह पर है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट हैड व्हेन दे रेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और फिर वो क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि भाई जो ये बुक है ना, इस बुक में जो पेजेस है, ठीक है, जब हम बुक के पेजेस को पलटते हैं तो यहां पर हम पन्ना पलटते हैं तो क्या होता है, जो शब्द यहां लिखे हुए हैं वो शब्द वही होते हैं ना। जब आप पेज पलटते हो तो वो चेंज थोड़े ना हो जाते हैं। अब उनके लिए ये सब चीजें बड़ी अमेजिंग थी, क्योंकि जब वो अपनी स्क्रीन पर पढ़ा करते थे तो क्या होता था भाई, यहां पर जो है ना वर्ड्स चेंज हो जाते थे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर वर्ड्स चेंज हो जाया करते थे। यानी कि वही टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस थी उनकी, तो उन्हें ये पुरानी टेक्नोलॉजी पर हंसी आती है। ओके, तो व्हाट डज द फ्रेज येलो एंड क्रिंकली सिग्निफाई, ठीक है, येलो एंड क्रिंकली का मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर पुराने और झुर्रीदार किस चीज के ऊपर इशारा करते हैं। तो जरा स्क्रीन को रोको और सोचो क्या आंसर हो सकता है, कि वो डर्टी थी, कि वो ओल्ड थी, डिस्ट्रॉयड थी, या फिर ब्यूटीफुल थी। क्यों आपको यहां पर लगता है कि इन बुक्स के लिए, उनकी पेजेस के लिए येलो एंड क्रिंकली वर्ड यूज हुआ। सोचो सोचो सोचो, स्क्रीन को जरा थोड़ी देर के लिए फ्रीज करो और आंसर को सोचो, ठीक है। तो चलो मैं आंसर बताती हूं आपको। आंसर है इट इज ओल्ड, क्योंकि वो पुरानी थी, क्योंकि किताब बहुत पुरानी थी तो उसके पेजेस बहुत ज्यादा पीले पड़ चुके थे और बहुत ज्यादा झुर्रीदार थे, ठीक है भाई। वो किताब गंदी है, बर्बाद हो चुकी है। अगर गंदी भी होगी तो मिट्टी साफ कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई तो पेज फट चुके होंगे। खूबसूरत है, नहीं भाई खूबसूरत नहीं है, पुरानी है इसलिए पीले हो गए पेजेस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हु डज दे रेफर टू। अभी अभी मैंने आपको बताया दे किसके लिए यूज किया गया है, रेफर टू यानी किसको संबोधित किया गया है, किसके लिए ये संबोधन किया गया है। कई बार आपको एक डायलॉग पूछा जाता है और पूछा जाता है इसमें ये ही, शी, इट, दे किसके लिए यूज किए गए हैं, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुए हैं। तो ये किसके लिए यूज हुए हैं, मार्जी एंड टॉमी, मार्जी एंड हर ग्रैंडमदर, टॉमी एंड हिज ग्रैंडफादर, या टॉमी एंड हिज सिस्टर। स्क्रीन को रोको और आंसर बताओ, सोचो। वेरी सिंपल, आंसर है मार्जी एंड टॉमी, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। द स्क्रीन हेयर रेफर्स टू, यहां पर स्क्रीन का मतलब क्या है, स्क्रीन वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, देयर लैपटॉप, देयर टेलीविजन, देयर फोन्स, देयर टेलीबुक। अब वो बोलते हैं हमारी स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर तो हम इस तरह की चीजों को देखते हैं। तो बेटा उसका आंसर होगा लैपटॉप, टेलीविजन, फोन्स या फिर टेलीबुक। कुछ बच्चों को टेलीविजन आंसर लगेगा, बट टेलीविजन आंसर नहीं है, टेलीबुक। उस जमाने की किताबों को बेटा क्या कहा जाता था, टेलीबुक, क्योंकि वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो आती थी और उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स, मिलियंस ऑफ चैप्टर्स उसमें आ सकते थे, मिलियंस ऑफ स्टोरीज आ सकती थी, काफी सारी किताबों का कंटेंट आ सकता था और पेजेस उसके मूव करते थे, ठीक है, मतलब अपने आप मूव करते थे वर्ड्स उसके। वेयर वॉज द बुक फाउंड, बुक कहां मिली थी। तो बच्चों मैं आपको आंसर करना सिखाऊंगी कि आंसर कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर वॉज द बुक फाउंड। अब आंसर करने के लिए ना बेटा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होते हैं जो मैं आज की क्लास में आपको सिखाऊंगी। देखो भैया, अगर आपको लगता है कि आपको आंसर के रट्टे मारने चाहिए तो सबसे पहले तो बिल्कुल नहीं, आंसर के रट्टे बिल्कुल नहीं मारने हैं आपने, क्योंकि आप कितने ही आंसर लर्न कर लोगे, कितने क्वेश्चन लर्न करोगे, थोड़े बहुत चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। वो क्या है, सबसे पहला है भाई आपका टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है आपका always check the tense of the question, tense of the question। आपने क्वेश्चन का टेंस चेक करना है।
ओके, देन यू हैव टू आंसर इन द सेम टेंस। आपको आंसर भी सेम टेंस में ही करना है बेटा। चेक कर लिया आपने, ठीक है, कि कौन से टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो आंसर है वो भी सेम टेंस में होना चाहिए। तो कौन सा टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखो भैया, कौन सा टेंस है यहाँ पे, यहाँ पर है पास्ट टेंस। पास्ट, वेयर वॉज, क्योंकि वॉज है ना, तो सिंपल पास्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका आंसर भी किस में होगा मेरे बच्चे, सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। दूसरा टिप नंबर 2, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आंसर बताऊंगी। तो आंसर यहां पर क्या होगा, वेयर वॉज द बुक फाउंड। द बुक was found in the attic of Tommy's house। टॉमी के घर के एटिक में जो है वो किताब मिली थी। was found in the attic। एटिक मैंने आपको बताया था ना, वो स्टोर रूम टाइप जो होता है, इन दी एटिक। दूसरी टिप क्या है मैम, दूसरी टिप ये है बेटा, टिप नंबर 2, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आपने अंडरलाइन करना है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस को। आंसर के रट्टे मत मारो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को लर्न करो। इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, जब आप चैप्टर को पढ़ते हो, नोट्स बनाओगे, तो उसमें कुछ वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना। येलो एंड क्रिंकली, ठीक है भाई। मार्जी क्यों स्कूल से हेट करती थी, उसके तीनों पॉइंट याद कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। तो ऐसी चीजें आपको करनी है, और भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती जाऊंगी। आगे चलते हैं। दूसरा टिक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बुक फनी टू रीड। बुक को पढ़ना इतना फनी क्यों था। अगेन टेंस कौन सा है बेटा, टेंस यहां पर है आपका सिंपल पास्ट। आंसर भी किस में दोगे आप, सिंपल पास्ट में। ओके, द बुक वॉज फनी टू रीड बिकॉज। क्वेश्चन पूछा ना वाई, तो वाई वाले में हमेशा क्या लगता है, बिकॉज लगता है, क्योंकि बुक फनी थी पढ़ने को। क्या रीजन था उसका, ये आप बताओगे भाई। ये आंसर आपने खुद लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फनी इसलिए था बिकॉज द वर्ड्स वर नॉट मूविंग एज दे वर सपोज टू। तो ये आंसर जो है आप लोग क्वेश्चन में से ही ले सकते हो, और इसका आंसर आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि उसके वर्ड जो है वो मूव नहीं हो रहे थे। तो कैसे उसे आपको पिकअप करना है ये आपको देखना है। ओके, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, व्हाट डू द येलो एंड क्रिंकली पेजेस शो। येलो, पीले और झुर्रीदार पृष्ठ क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं अपनी टेंस। व्हाट डू द येलो एंड क्रिंकली पेजेस शो, कौन सा टेंस है, टेंस है आपका बेटा सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम कैसे पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि यहां पे डू यूज किया है, डिड यूज नहीं किया। ओके, डू यूज किया है ना। द येलो एंड क्रिंकली पेजेस शो दैट द बुक इज ओल्ड। अब ज्यादातर बच्चे यहां वॉज कर देते, लेकिन यही आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा गया है, तो आंसर भी प्रेजेंट में ही आपको देना है। ठीक है, वाई वॉज मार्जीज परफॉर्मेंस डेटोरिएटिंग डे बाय डे। मार्जी का प्रदर्शन दिन ब दिन क्यों बिगड़ता जा रहा था, क्या रीजन था भाई, हमें पता है, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी का टेस्ट था वो थोड़ा हाई सेट हो गया था। तो यहां आंसर कैसे लिखना है मेरे बच्चों, तो आंसर आप ऐसे लिखोगे, मार्जीज परफॉर्मेंस, यहां पर वॉज है ना, ये वाला वॉज कहां आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहां आ जाएगा आपका, कहां आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से पहले आता है ना, वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ये सारे बच्चों को पता है ना। पहले आपका मेन वर्ब होता है, और पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मेन वर्ब जो है वो लगता है आंसर में। आंसर में, क्वेश्चन में क्यों क्या होता है, क्वेश्चन में आगे लग जाता है, क्वेश्चन में जो है वो हमारा सब्जेक्ट से आगे लग गया है। व्हाई वाज मार्जीज परफॉर्मेंस डेटोरिएटिंग, यहां क्या हो जाएगा, मार्जीज परफॉर्मेंस
वॉज डेटरिएटिंग, उसकी जो है वो गिर रही थी परफॉर्मेंस डे बाय डे, बिकॉज या फिर एज, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि। इस तरह से आपको क्वेश्चन में से आंसर को बनाना है, ठीक है। तो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो। आप लोग क्या सॉल्यूशन ढूंढते हो? रट्टा मार लेते हैं, लर्न कर लेते हैं मैम। नहीं, लर्न क्यों करना है? हर बार लर्न करके गुजारा नहीं होगा ना। तो आधा अगर आपने कुछ लर्न कर भी लिया है तो आधी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आंसर को बनाना कैसे है क्वेश्चन में से। व्हाट फन डिड मार्जी थिंक अबाउट एंड विश फॉर? ठीक है, व्हाट फन मार्जी। अब यहां पर मैं आपको बताती हूं आंसर कैसे शुरू करना है, आपने शुरू कैसे करना है। तो व्हाट फन, तो यहां हम लोग लिखेंगे द फन मार्जी। अब यहां पे डिड है बेटा, डिड क्या होता है? डिड पास्ट टेंस है आपका, तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। द फन मार्जी थॉट, थिंक को हमने क्या बना दिया? थॉट अबाउट एंड विश्ड फॉर वॉज क्या? क्या सोच रही थी वो? किसके बारे में सोच रही थी? कौन सी मस्ती के बारे में सोच रही थी? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन द चिल्ड्रन द स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट यूज्ड टू हैव। व्हाट डिड शी विश फॉर? उसे किस चीज की इच्छा थी? चैप्टर पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया भी है। किस चीज की इच्छा थी उसे? उसे इच्छा थी उस किताब को पढ़ने की, उसे इच्छा थी उस फन के बारे में जानने की। तो ये आप लोग जो है वो लिखेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द टीचर्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैड, और यहां पर तो आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हो। तो टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो यहां तो आप सीधा टीचर्स के बारे में लिखना शुरू कर दो, उनकी डिस्क्रिप्शन दे दो, कैसी थी, मैकेनिकल टीचर्स थे उनके, मैकेनिकल टीचर्स कैसे दिखते थे, पूरा का पूरा चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो आपको लर्न करना है। लर्न क्या करना है? कीवर्ड्स लर्न करने हैं, जो भी उनके लिए एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, ठीक है, जो भी एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं, कि वो अगली थे, उनकी स्क्रीन ब्लैक थी, और वो कैसे रोबोट थे, या भी जो भी चीजें उनके बारे में लिखी हुई हैं चैप्टर में, वो सारी की सारी जो है वो आपको याद करनी है और उसे अपने आंसर में यूज करना है। ठीक है भैया, तो इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। ठीक है भाई, तो एक बार अगर आपको आंसर देना आ गया तो सारी की सारी चीजों का सॉल्यूशन जो है बच्चों निकल जाता है। अब आगे जो हम लोग चैप्टर करेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक, तो बेटा इसी तरीके से अगर आप चैप्टर्स को पढ़ते जाओगे, उनकी इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखते जाओगे और उसे नोट डाउन करते जाओगे। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम ये नोट्स जो आप लोग लिख रहे हो वो तो हमें मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे। सबसे पहले बता देती हूँ, ये जो पीडीएफ नोट है ये भी आपको मिलेंगे, जो कि मैंने बनाए हैं। उसके ऊपर जो मैंने लिखा है वो भी आप तक पहुंचेगा। मैम ये भी पहुंच जाएगा, स्कूल में भी मैम लिखवाती हैं। उसके बाद क्या नोट्स खुद भी बनाने चाहिए? बिल्कुल। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, नोट्स खुद भी अपने हाथ से बनाओगे। अपने हाथ से जब नोट्स बनाओगे तो इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करोगे। जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल टीचर कैसे दिखता था, मार्जी स्कूल से नफरत क्यों करती थी, ठीक है, और वो किताब कैसी थी, वो किताब कैसे प्रेजेंट, जो वो पुरानी बुक थी वो टेली बुक से कैसे डिफरेंट थी। तो इस तरह की चीजें बच्चे नोट डाउन करते रहेंगे। अब आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तो साउंड ऑफ म्यूजिक जो है इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, वाद्य यंत्र। बहुत सारे यंत्र के जो है यहाँ पर बने हुए हैं बेटा। इनमें से कुछ आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो स्क्रीन को रोको, सोचो कौन कौन से हम लोग पहचान सकते हैं भाई। तो यहाँ सिंपली एक गिटार है, यहाँ एक फ्लूट है, एक विसल है, एक ड्रम भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें जो है, यहाँ पर एक ट्रम्पेट है। तो कौन कौन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और कौन से आप प्ले करते हो, ये आपने कभी सुने हैं, ये आप इसमें डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब आगे हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। द साउंड ऑफ म्यूजिक डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ईच पार्ट फोकसेस ऑन टू म्यूजिशियंस, एवलिन ग्लेनी एंड बिस्मिल्लाह खान। तो ये जो चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये किसके बारे में है मेरे बच्चों? ये है दो म्यूजिशियंस के बारे में जिनका नाम है एवलिन ग्लेनी एंड बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, दो म्यूजिशियन। अब देखो लाइफ में म्यूजिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो साउंड ऑफ म्यूजिक, पहले हम लोग जैसे टाइटल को डिस्कस करते हैं, तो म्यूजिक की आवाज, म्यूजिक किसे पसंद नहीं होता? और मुझे लगता है कि जो आप लोगों की एज है, टीनेज है, उसमें म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूजिक सुनने के बाद मन आपका शांत हो जाता है, आपको पीस मिलता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो बोलेंगे मैथ्स के क्वेश्चन करते वक्त तो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हमें बड़ा मजा आता है।
तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपके मन को बहुत ज्यादा शांति देती है, आपको खुश कर देती है, उदास भी कर देती है अगर हाँ आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर दो तो बिल्कुल म्यूजिक का क्या क्या असर होता है और म्यूजिक कैसे कई लोग म्यूजिक को ही अपना जीवन बना लेते हैं वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 रिटन बाय डेब्रा काउली। ये जो पहला पार्ट है वो लिखा है डेब्रा काउली ने, ये राइटर है, फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर। ये एक फ्रीलांस राइटर थी, ब्रॉडकास्टर थी, और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए थे और देखे थे इनके एवलिन ग्लेनी के, तो उसके बारे में ये लिखती हैं। थ्रोज लाइट ऑन एवलिन्स लाइफ, एवलिन की लाइफ के बारे में और एवलिन की लाइफ के जितने भी संघर्ष थे। स्ट्रगल का मतलब होता है बेटा कि उनके जीवन में कितने संघर्ष थे, उनके संघर्षों के बारे में यहां पर लिखती हैं। किस तरह से वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी, किस तरह से वो एक प्रसिद्ध, एक सफल जो है वो संगीतकार बनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पोर्ट्रेज द जर्नी ऑफ बिस्मिल्लाह खान, और जो दूसरा पार्ट है वो किसके बारे में है? बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान का नाम बच्चों ने सुना होगा, खासकर मैंने कई बच्चों को देखा है, मेरी क्लास 9th में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कहते थे कि मैम हमने भी फ्लूट बजाना सीखा है, हमने भी जो है वो शहनाई जो है वो प्लेयर्स में, जैसे कि फ्लूट, हालांकि फ्लूट अलग चीज होती है, बांसुरी अलग होती है और शहनाई अलग होती है, लेकिन हाँ सब लोगों जो है ना उन्हीं को उस्ताद जो है वो अपने मानते हैं। तो ये उस्ताद है बिस्मिल्लाह खान, वो माइस्ट्रो, उन्हें माइस्ट्रो कहा जाता है शहनाई का। माइस्ट्रो का मतलब होता है बेटा उस्ताद, उस्ताद यानी कि जो बहुत अच्छा जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ शहनाई सेज दैट एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स अनप्लेजेंट साउंड। ये चैप्टर शुरू कैसे होता है भाई? ये चैप्टर शुरू होता है पुंगी वर्ड से। पुंगी वर्ड सुनकर हंसी भी बहुत आती है। पुंगी के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। पुंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र हुआ करता था जिसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि औरंगजेब ने उसे बैन कर दिया। औरंगजेब ने कहा अरे इतनी गंदी आवाज है इसकी, इसको बैन करो, मैं इसकी आवाज को सुनना नहीं चाहता। अब इस पुंगी का शहनाई से क्या लेना देना है ये हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो द साउंड ऑफ म्यूजिक कंसिस्ट ऑफ 2 स्टोरीज, 2 कहानियां हैं बेटा इसके, अबाउट 2 पॉपुलर म्यूजिशियंस, 2 पॉपुलर म्यूजिशियंस के बारे में। तो पहला पार्ट कौन सा है? पहले पार्ट का इतना लंबा नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी सुनती है बिना सुने, ठीक है, ध्वनि सुनते हैं, साउंड सुनते हैं बिना सुने। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम किसी को कहें कि बिना आंखों के कोई देखता है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे किया एवलिन ग्लेनी ने, यही हम लोग पढ़ेंगे। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से एवलिन ने सुना म्यूजिक को बिना अपने कानों के, ठीक है, बिना सुने म्यूजिक को कैसे सुना जा सकता है। तो एवलिन ग्लेनी, आपको पता चल गया होगा, एवलिन ग्लेनी एक कैसी लड़की थी? बहरी, जिसे सुनाई नहीं देता था, जिसे अपने कानों से सुनाई नहीं देता था। और कैसे नहीं सुनाई देता था? क्या बचपन से नहीं सुनाई देता था? नहीं, ऐसा नहीं है। एवलिन लॉस्ट हर हियरिंग एट अ यंग एज, बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने सुनना उन्हें बंद हो गया था। एवलिन लॉस्ट हर सेंस ऑफ हियरिंग ग्रेजुअली एट अ यंग एज। एवलिन ग्लेनी ने अपने सेंस समझते हो ना, ये सेंसेस होती हैं हमारी, हम इंसान के अंदर 6 सेंसेस होते हैं। सेंसेस का मतलब होता है बेटा जो क्या कहते हैं ना, एक तरह से हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, मेन 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक आईज, नोज, आपके ईयर्स, फिर उसके बाद आपकी टंग और फिर आपकी स्किन, ठीक है, जिससे हमें किसी चीज का एहसास होता है। तो यहां पर उन्होंने अपने सुनने के एहसास को, सुनने की शक्ति को उन्होंने धीरे धीरे, बचपन में धीरे धीरे वो कम हुआ। ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है अचानक से उन्होंने सुनने की शक्ति को नहीं खोया था। इट वॉज फर्स्ट नोटिस बाय हर मदर इजाबेल ग्लेनी व्हेन एवलिन वॉज 8 years old। पहली बार इस बात को किसने नोटिस किया? इस बात को नोटिस किया एवलिन की मम्मी ने। इजाबेल ग्लेनी उनकी मदर का नाम है, ठीक है, मदर्स नेम, उनकी मम्मी का नाम है, जिन्होंने ये चीज नोटिस की थी जब वो 8 साल की थी। कैसे? एक दिन जो है यहाँ पर बताया भी जाता है कि एक दिन एवलिन ग्लेनी जो है ना पियानो लेसन ले रही थी, पियानो लेसन, ठीक है, तो पियानो लेसन ले रही थी। तो जब एवलिन का नाम लिया गया तो एवलिन को सुनाई नहीं दिया, बाकी सबका नाम लिया गया, एवलिन की बारी आई तो उन्होंने अपना नाम नहीं सुना। तो तभी मम्मी को लगा, शक हो गया कि नहीं कुछ गलत है। उसके बाद धीरे धीरे जब वो स्कूल जाती हैं तो स्कूल में भी उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि उन्हें सुनाई ही नहीं देता था।
सुनाई नहीं देता था तो पढ़ाई कैसे होगी? तो इस बात से उन्हें पता चला। एवलिन मैनेज्ड टू हाइड हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। एवलिन किसी को बोलती भी नहीं थी कि मुझे सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसने धीरे धीरे अपनी बढ़ते हुए बहरेपन को हाइड किया यानी कि छिपाया अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से, क्योंकि भाई जब बच्चा छोटा होता है तो उसे लगता है अरे कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा, कोई मुझे बहरा बहरा तो नहीं बुलाएगा। तो उन्होंने इस चीज को जो है वो छुपा कर रखा। But when she was 11 years old, her performance in school became first. जैसे मैंने आपको बताया, धीरे धीरे स्कूल में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस का मतलब समझते हो ना, जो उनका प्रदर्शन था, प्रदर्शन यानी कि स्कूल में अच्छे मार्क्स ना लाना, स्कूल में टीचर की बात को ध्यान से ना सुनना, वो धीरे धीरे बहुत कम हो रहा था। हर हेड मिस्ट्रेस एडवाइज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उनकी हेड मिस्ट्रेस समझते हो ना, जो प्रधान अध्यापिका थी, उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि जाओ उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ, किसी विशेषज्ञ के पास लेकर जाओ, देखो कि एवलिन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फॉरेन कंट्रीज में इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इंडिया में मैं फिर भी देखती हूं कि पहले के जमाने में तो बिल्कुल ही सीरियसली नहीं लिया जाता था। बच्चा क्या बच्चे के साथ गड़बड़ है, क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है, नहीं, इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता था, बच्चे को बस नालायक करार कर देते थे। लेकिन हाँ, फॉरेन में और अब आजकल के जमाने में भी इन चीजों को सीरियसली लिया जाता है। तो तभी माता पिता जो है विशेषज्ञ के पास लेकर गए देखने के लिए कि अरे एवलिन को समस्या क्या है। द स्पेशलिस्ट कंफर्म्ड हर डेफनेस ड्यू टू अ ग्रेजुअल नर्व डैमेज and asked her parents to get her fitted with hearing aids. एवलिन के जो विशेषज्ञ थे, ठीक है, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी, ठीक है, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ, आपकी बेटी धीरे धीरे बहरी हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे उसका नर्व डैमेज हो रहा है, ठीक है। नर्व समझते हो ना, ठीक है, जो आपके दिमाग में बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, नर्व्स होती है ना दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये नर्व जो है उसकी धीरे धीरे डैमेज हो रही है। हम हमारे बॉडी में सब चीजें नर्व्स की वजह से होते हैं, पूरा नर्वस सिस्टम होता है, पूरा तंत्रिका जो है, तंत्रिकाएं अगर एक भी फट जाए या खराब हो जाए तो जो है इंसान में बीमारी आ जाती है कोई ना कोई। तो उस विशेषज्ञ ने कहा कि उसे ना हियरिंग एड्स लगा देने चाहिए। हियरिंग एड समझते हो ना बेटा, जो कान के अंदर हियरिंग एड लगाते हैं, बहरेपन की मशीन जो लगाते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लगाते हैं, फिर लगाना भूल जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि सामने वाला बंदा पता नहीं हमें क्या कह रहा है। तो ऐसे ही जो है यहाँ पर एवलिन ग्लेनी को भी ये बोला जाता है। ओके, he also told them to send her to the school for the deaf। और यहां उन्होंने ये भी कहा कि उसे बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। अब देखो, एवलिन को ऐसा लगा, यहां पर एवलिन को लगा एवरीथिंग टर्न्ड ब्लैक, ठीक है। यहां पर एवलिन एक लाइन बोलती है, एवरीथिंग टर्न्ड ब्लैक, सब चीजें एकदम ब्लैक हो गई, ठीक है, सब चीजें, उसे ऐसा लगा मेरे जीवन में अंधेरा छा गया, ठीक है। क्योंकि एक छोटे से बच्चे को, आप सोचो कि 11 साल का बच्चा है, 11 साल का बच्चा क्या सोचेगा? 11 साल का बच्चा सोचेगा अरे ये मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। और सबसे बड़ा डर जो बच्चों को सताता है वो ये सताता है कि सामने वाला बंदा उसका मजाक उड़ाएगा। एवलिन डिडंट गिव अप होप एंड नेवर लुक बैक। लेकिन हमारी एवलिन तो एवलिन थी, आज इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बच्चों, हिम्मत नहीं हारी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। डिस्पाइट हर डेफनेस, एवलिन was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। अपने बहरेपन के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है, क्या होता है बेटा, बावजूद इसके कि वो बहरी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी एकदम नॉर्मली जीऊंगी, ओके, और अपना म्यूजिक में इंटरेस्ट को परस्यू करूंगी, यानी कि आगे लेके जाऊंगी। आप सोच सकते हो, एक बहरा बंदा वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं म्यूजिक में आगे बढ़ूंगा। सोचो क्या किसी ने उसे सपोर्ट किया होगा? नहीं भाई, बहुत सारे लोग होते जो कहते हैं अरे तुम्हें सुनाई तो देता नहीं है, तुम म्यूजिक में कैसे अपनी लाइफ को परस्यू करोगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided to learn to play it। तो ये क्या हुआ, एक बार एक लड़की xylophone बजा रही थी। xylophone की आवाज सुनते ही एवलिन को लगा कि नहीं भाई, मुझे भी म्यूजिक में ही अपना इंटरेस्ट आगे लेकर जाना है, मैं भी जो है वो म्यूजिक जो है उसमें आगे परस्यू करूंगी, मैं भी कोई वाद्य यंत्र जो है वो बजाने की कोशिश करूंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज एवलिन बट द परकशनिस्ट, सभी टीचर्स ने उसे कहा नहीं, डिस्करेज किया। डिस्करेज का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्करेज का मतलब होता है अधिकांश शिक्षकों ने ताल वादक एवलिन के को छोड़कर उसे हतोत्साहित किया, उसका उत्साह कम कर दिया, उसे कहा कि नहीं भाई तुम ऐसा नहीं कर सकती, जीवन में भाई कुछ आगे बढ़ना चाहोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हें रोकेंगे,
कुछ ही है जो तुम्हारा साथ देंगे। और यहां वो बंदा था रॉन फॉब्स। रॉन फॉब्स एक ताल्यवादक थे। ताल्यवादक का मतलब होता है बेटा परकशनिस्ट, जो बहुत सारे यंत्र बजाते हैं। रॉन फॉब्स ने देखा अरे एवलिन के अंदर बहुत डिटर्मिनेशन है, बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना, एक तरह से कहते हैं दृढ़ निश्चय है, ये ऐसा कर सकती है। रिकॉग्नाइज हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को पहचाना। उन्हें लगा कि नहीं भाई ये लड़की बहुत कमाल की है, ये आगे जा सकती है। He supported Evelyn in achieving her goal. उन्होंने एवलिन को पूरी तरीके से सपोर्ट दिया, साथ दिया उसका कि हाँ एवलिन तुम ऐसा कर सकती हो। अपना गोल, एवलिन ने एक गोल बना लिया था। गोल का मतलब क्या होता है बेटा? गोल का मतलब होता है कि जब आप जीवन में कोई चीज सेट कर लेते हो कि यही मुझे यहीं पहुंचना है, जैसे हम आपको कहते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स भी आपको कहते हैं ना कि लाइफ में एक गोल बना लो, बस एक चीज निश्चय कर लो कि बस मुझे यही करना है, उसके बाद बस उसके पीछे लग जाओ। Now, he began by tuning two large drums to different notes. सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि एवलिन ने बिना सुने म्यूजिक को कैसे सुना? तो देखो उसमें हेल्प किया रॉन फॉब्स ने। रॉन फॉब्स ने क्या किया? उन्होंने एवलिन को कहा कि तुम्हें कानों से नहीं सुनाई देता तो तुम वाइब्रेशंस को महसूस करो, ठीक है, वाइब्रेशंस को महसूस करो। उन्होंने क्या किया? एक ड्रम लिया, ड्रम को बजाना शुरू करा और एक हायर नोट पे बजाया और एक लोअर नोट पे। जो बच्चे म्यूजिक प्ले करते हैं उन्हें पता होगा ये चीज, ठीक है, हाई पिच पे और एक लो पिच पे। तो एवलिन ने क्या महसूस किया कि जो हायर नोट था वो उसे अपनी कमर के ऊपर और जो लोअर नोट था वो कमर के नीचे वो महसूस कर सकती थी। म्यूजिक में वाइब्रेशंस होती है ना बेटा, देखिए ना, गाड़ी में वूफर लगा देते तो कैसी गाड़ी वाइब्रेट करती है, वैसे कभी म्यूजिक सुनते हो तो आपके जीवन, आपके शरीर में आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ तरंगे सी जा रही हैं, कुछ वाइब्रेशन सी हो रही है? तो उस तरंगों को वो महसूस कर सकती थी। क्यों? मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब कोई इंसान जो है अपने एक सेंस को खो देता है तो उसकी छठी सेंस बहुत ज्यादा हाइटन हो जाती है। आपने सुना होगा ना, ये इंसान अंधा है, लेकिन अंधा होने के बावजूद देख सकता है, यानी कि महसूस कर सकता है। कोई अंधा इंसान होगा ना, वो आप उसके कमरे में जाओगे, जैसे कि मैंने अभी पीठ मोड़ी हुई है, कमरे में कोई आएगा, मुझे नहीं पता चलेगा कौन है, लेकिन एक अंधा इंसान बता सकता है, क्योंकि वो अपनी छठी सेंस से बता सकता है। उसकी बाकी के सेंस इतनी हाइटन हो जाती है, उसे लगता है, उसे वो कदमों की आहट को पहचानने लग जाता है, बाकी चीजें जो है उसे पता चल जाती है। तो वैसा ही हमारी एवलिन के साथ होता है, उसकी बाकी की सेंसेस जो है वो हाइटन हो जाती है। तो बच्चों, एवलिन को क्या रियलाइज होता है? एवलिन को रियलाइज होता है दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉन फॉब्स ने क्या कहा था उनसे, ठीक है, उसको एहसास होता है इस बात का, ठीक है, धीरे धीरे इस बात का एहसास होता है एवलिन को कि वो जो है हायर ड्रम को, हायर ड्रम यानी कि जो ऊंचा ड्रम, ऊंचे सुर पे जो ड्रम बजाया जाता है, उसे कमर से ऊपर और नीचे को कमर के नीचे फील कर सकती थी। लेटर शी डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस द वाइब्रेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और धीरे धीरे एवलिन को इस बात का एहसास हुआ कि वो वाइब्रेशंस का मतलब समझते हो बच्चों? वाइब्रेशंस का मतलब होता है कंपन, कि वो जो कंपन थी, म्यूजिक से उत्पन्न होने वाली कंपन को वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में फील कर सकती थी, महसूस कर सकती थी। She had learned to open her mind and body to the sounds and vibrations. अब ये एक दिन का काम नहीं है। आप लोगों को लगा होगा कि बस एक दिन ऐसा हो गया, नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी। धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अपने शरीर को और धीरे धीरे उन्होंने अपने माइंड को ओपन करना शुरू किया, खोलना शुरू करा ध्वनि के तरफ और ध्वनि से पैदा होने वाली कंपन की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत लगी, लेकिन उन्होंने की। अचीवमेंट्स ऑफ एवलिन जॉइंड अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद देम। फिर क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल करी अपने जीवन में? भाई सबसे पहले वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने टूर किया। टूर यानी कि वो बाहर गई, कहां गई? यूनाइटेड किंगडम, उनके साथ गई। ऑर्केस्ट्रा समझते हो ना? ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है? बैंड। जो बैंड था, जो ऑर्केस्ट्रा था, उसमें उन्होंने यूथ ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट किया। व्हेन शी वाज 16 शी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। जब वो 16 साल की उम्र की हुई, 16 साल की हुई, तो उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि अब मेरा पूरा का पूरा जीवन मैं म्यूजिक के लिए ही लगा दूंगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी।
तो चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे एवलिन जो है वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जा रही थी, ठीक है, और किस तरह से वो एक रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी और रेलवे स्टेशन में ट्रेन आने वाली होती है, वो उन्हें ट्रेन की वाइब्रेशन से पता चलता है। तो उस टाइम वो कहाँ जा रही थी? उस टाइम वो रॉयल एकेडमी ही जा रही थी और उनका वहाँ एडमिशन हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात थी। और वहाँ भी उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए, ठीक है। नहीं तो कई लोग होते हैं वो जीवन में बहाने बनाने शुरू कर देते हैं, बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं उनके जीवन में कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें ये दिक्कत है, हमें बुखार है। लेकिन सोचो इनके जीवन में इन्हें कितनी बड़ी जो है वो दिक्कत थी, फिर भी उन्होंने उस चीज को पार किया, उसे बहाना नहीं बनाया और हाईएस्ट मार्क्स वो लेकर आई। शी ग्रेजुअली लेफ्ट द ऑर्केस्ट्रल वर्क एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंसेज, और धीरे धीरे उन्होंने अपने ऑर्केस्ट्रा का काम छोड़कर सोलो परफॉर्मेंसेस देनी भी शुरू कर दी। बेटा, सोलो परफॉर्मेंसेस का मतलब होता है एकल प्रस्तुतियां, अकेले प्रस्तुत करती थी वो। पहले बैंड के साथ किया करती थी, फिर अकेले भी उन्होंने प्ले करना शुरू करा। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और अपने 3 साल के करियर में बेटा, अपने 3 साल के कोर्स में, करियर नहीं, 3 साल के कोर्स के एंड में सबसे ज्यादा अवार्ड्स उन्हें मिले, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा अवार्ड्स। 3 साल का कोर्स था उनका। She became the world's most famous multi-percussionist with a mastery of over 1,000 instruments. देखो भाई, डेफ होने के बावजूद, बहरा होने के बावजूद वो सबसे, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मल्टी परकशनिस्ट बनी। परकशनिस्ट का मतलब समझते हो ना बेटा? परकशनिस्ट का मतलब होता है जो खूब सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि वो 1000 से भी ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती थी। तो कितनी बड़ी बात है बेटा? बहुत बड़ी बात है। 1000 से भी ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले कर सकती थी। शी स्पीक्स स्कॉटिश फ्लॉलेसली, कहते हैं कि वो स्कॉटिश भाषा बिल्कुल फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली का मतलब होता है बिल्कुल साफ, ठीक है, बेदाग, ठीक है, बेदाग, बिल्कुल बेधड़क, एकदम साफ भाषा जो है वो बोल सकती थी। स्कॉटिश भाषा भी उन्हें बोलनी आती थी, ठीक है। एंड ऑल्सो लर्न फ्रेंच एंड जापानीज, और उन्होंने फ्रेंच एंड जापानीज भाषा भी सीखी। इन 1991 शी वॉज ऑनर्ड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उन्हें कौन से साल में? 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा जो है एक प्रेस्टिजियस, एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। मतलब सोलोइस्ट ऑफ द ईयर यानी कि एक ऐसी लड़की जो सोलो प्ले करती है और सबसे बढ़िया प्ले करती है, तो उसका अवार्ड जो है उन्हें मिला। और पता है आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फ्रेंच और जापानीज भाषा है ये उन्होंने बहरे होने के बाद सीखी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि बहरे होने के बावजूद उन्होंने कैसे इस भाषा को सीखा, और इतनी अच्छी वो जापानीज और फ्रेंच बोला करती थी। जो इंटरव्यू लेने वाली लेडी है वो भी सरप्राइज हो गई थी कि आपने कैसे किया, ठीक है। एवलिन सेंसेस म्यूजिक। एवलिन टोल्ड दैट म्यूजिक फ्लोज थ्रू एवरी पैन ऑफ हर बॉडी। जब भी उनसे कोई पूछता था तो वो कहती थी कि म्यूजिक जो है ना वो मेरी बॉडी के हर हिस्से से जो है वो फ्लो होता है, ठीक है। शरीर के हर एक हिस्से से जो है वो बहता है, फ्लो करता है। फ्लो का मतलब है कि म्यूजिक बहता है मेरे शरीर में। जैसे कि हम लोग तो सिर्फ कानों से म्यूजिक सुनते हैं, वो अपने पूरे शरीर से म्यूजिक सुनती हैं। इट टिंगल्स इन हर स्किन, हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। वो उनके गालों में, ठीक है, उनके गालों में, उनकी त्वचा में, ठीक है, और साथ ही साथ यहां तक कि उनके बालों में भी झुंझुनी पैदा करता है। टिंगल का मतलब होता है झुंझुनी। उन्हें झुंझुनी, झुंझुनाहट जो है, कंपन जो है महसूस होती है, और सोचो बालों में भी हो रही है। When she plays a xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. तो फिंगर टिप्स, तो देखो वो कहते हैं कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं और स्टिक से प्ले करती हैं तो स्टिक से वाइब्रेशन पास होके उनकी उंगलियों में भी उन्हें वाइब्रेशंस फील होती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि मैं क्या प्ले कर रही हूँ। अदरवाइज एक बहरे पर्सन को तो सुनाई भी नहीं देगा कि मैं प्ले कर रही हूँ, क्या प्ले कर रही हूँ, क्या मैं सही प्ले कर रही हूँ। पर उन्हें जब ये कंपन महसूस होती थी तो उन्हें पता चलता था कि हाँ क्या प्ले करना है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and her legs. अब वो कहते हैं कि जब वो ड्रम्स पर झुकती थी
ठीक है। ड्रम पर वो झुकती थी तो उन्हें जो साउंड्स हैं, जो रेजोनेंसेस है, वो उनके शरीर में जो है वो फैल जाते थे। वो उन वाइब्रेशंस को अपने शरीर में, तरंगों को अपने शरीर में फील कर पाती थी। वो कहती थी जब भी मैं किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, वुडन प्लेटफॉर्म यानी कि जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, तो मैं अपने जूतों को रिमूव कर देती हूँ ताकि वाइब्रेशंस उस प्लेटफॉर्म से सीधा मेरे शरीर में आ सके। तो वुडन, आपको पता है वुडन प्लेटफॉर्म होगा तो उसमें अच्छे से वाइब्रेशंस को फील कर पाते हो, बजाय कि कोई सीमेंटेड फ्लोर होगा तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसे महसूस कर सकती थी। उनकी टांगों से पूरे शरीर तक जो है वो तरंगे जो है वो जाती थी। तो खुद ही सोचो बेटा, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप अपने कानों को बंद कर दोगे, आप अपने कानों को बंद करोगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन हाँ आप वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करना, ठीक है। एवलिन एन इंस्पिरेशन फॉर दी हैंडीकैप। अब एवलिन एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी थी, ऑफ कोर्स भाई इतना महान काम उन्होंने किया है तो वो इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा का स्तोत्र बनी वो, ठीक है। इंस्पिरेशन का मतलब होता है भाई प्रेरणा। Evelyn admitted that she was a workaholic and works harder than other classical instruments, classical musicians। वो कहती हैं कि एवलिन ये बात को एक्सेप्ट करती हैं कि वो वर्कaholic है। वर्कaholic का मतलब होता है काम की शौकीन, जिसे हर वक्त काम करना पसंद है। वर्कaholic वो लोग होते हैं जिन्हें आराम करना नहीं पसंद होता है, जिन्हें लगता है कि हम हर वक्त काम करते रहें, और उन्हें बाकी क्लासिकल म्यूजिशियन से ज्यादा काम करना पड़ता था, बाकी जो है शास्त्रीय संगीतकारों से ज्यादा काम करना पड़ता था। वो तो है ही, क्यों करना पड़ता था? क्योंकि उन्हें म्यूजिक सुनाई नहीं देता था, उन्हें तरंगे महसूस करनी होती थी। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि उनके लिए मेहनत ज्यादा थी। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, शी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स एंड टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। कहते हैं रेगुलर कॉन्सर्ट तो वो करती थी, कॉन्सर्ट मतलब समझते हो ना, संगीत कार्यक्रम, बाकी रेगुलर संगीत कार्यक्रम जो रोजमर्रा के होते थे वो तो वो करती थी। उसके अलावा बेटा वो मुफ्त में कॉन्सर्ट किया करती थी, जेलों में, हॉस्पिटल्स में, और छोटे बच्चों की क्लासेस भी वो लिया करते थे, ठीक है भाई। तो जेलों में भी कई बार होता ना कि कैदियों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की परफॉर्मेंसेस की जाती हैं, तो वो वहाँ वो फ्री में करती थी। हॉस्पिटल्स में भी ऐसा करती थी वो, ताकि तुम्हें पता है हॉस्पिटल्स में भी ऐसी चीज़ें की जाती है ताकि पेशेंट्स जो है उन्हें बेटर फील हो। तो इस तरह की चीज़ें वो किया करती थी और बिना पैसे के किया करती थी। इसका मतलब है कि वो काफ़ी दिल से भी बहुत अच्छी थी। She delights her audiences and has given great pleasure to millions। उन्होंने ना कि सिर्फ अपने ऑडियंसेस को खुश किया, डिलाइट्स और ऑडियंसेस, डिलाइट का मतलब होता है बेटा खुश करना, दर्शकों को प्रसन्न करना, ठीक है, प्रसन्न करना। ना कि सिर्फ उन्होंने अपने दर्शकों को प्रसन्न किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी दी, हजारों लोगों को उन्होंने ढेर सारी खुशी भी दी। शी हैज प्रमोटेड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। परकशन को वो सबसे आगे ले आई, ठीक है। ताल वाद्य, ये जो ताल वाद्य वो करती थी, ताल वाद्य यंत्र जो वो प्ले करती थी, उसे वो बिल्कुल फ्रंट में ले आई, ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में। यानी कि पहले ताल वादक जो है वो पीछे हुआ करते थे, बैंड में सबसे पीछे हुआ करते थे, वो बैंड से उसे सबसे पहले ले आई। और उन्होंने हैंडीकैप लोगों को भी बहुत ज्यादा एक तरह से प्रेरणा दी, दिव्यांग लोगों को। दिव्यांग लोग कहते थे कि अगर इफ शी कैन डू इट सो कैन बी, अगर वो कर सकती है तो हम भी तो कर सकते हैं, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा यही तो प्रोत्साहन मिलता है कि एवलिन अगर बहरे होने के बावजूद म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बना सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे तो हाथ पांव बिल्कुल ठीक है। तो और जो दिव्यांग जन है उन्हें भी लगता था कि नहीं हम दिव्यांग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन खत्म हो गया है, हम जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ये वाला पार्ट। और दूसरा पार्ट है बेटा आपका द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाह खान कौन थे? मैंने आपको बोला म्यूजिक माइस्ट्रो, संगीत के उस्ताद, शहनाई के उस्ताद थे वो। तो कहां से शुरुआत होती है शहनाई की? सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह खान के बारे में नहीं, बल्कि शहनाई के बारे में भी हम यहां पढ़ेंगे। बैन ऑन पुंगी ऑन ओरिजिन ऑफ शहनाई। कहते हैं एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन द रॉयल प्लेस एज इट हैड अ लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड। कहते हैं कि एम्परर औरंगजेब, जो राजा औरंगजेब थे, उन्होंने अपने शाही दरबार में पुंगी का बजवाना बंद कर दिया था। पहले पुंगी बजती होगी, वहां पर पुंगी प्ले होती होगी, पर उन्हें उसकी आवाज बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट, अप्रिय आवाज लगती थी। कैकोफोनी, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कैकोफोनी, कैकोफोनी आवाज, कैकोफोनिक
साउंड जो है उसकी होती थी। कैकोफोनी का मतलब होता है बड़ी ही कर्कश क्या 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 जैसी आवाज जो है उसकी थी। A barber who belonged to a family of professional musicians decided to improve the tonal quality of the pungi. He took a pipe with a natural hollow stem. तो लेकिन एक बार्बर था, एक नाई था, नाई है बाल काटने वाला, नाई का परिवार का था, लेकिन हाँ मतलब नाई था लेकिन म्यूजिशियंस के खानदान का था। तो उसने सोचा कि मैं पुंगी को ना थोड़ा ठीक करूंगा, पुंगी की आवाज को बेटर करूंगा, उसकी टोनल क्वालिटी को, ठीक है, उसकी तान की गुणवत्ता को मैं बेटर करूंगा। उन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक ट्यूब ली, एक हॉलो ट्यूब ली। हॉलो ट्यूब होता है जो अंदर से खोखली होती है। हॉलो का मतलब क्या होता है बेटा, खोखली। अंदर से उन्होंने एक खोखली ट्यूब ली, ठीक है। इट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी, वो पुंगी से लंबी थी और पुंगी से चौड़ी थी, ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। He made 7 holes, उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने उसमें 7 होल्स किए। When it was played by closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो उन्होंने लंबी सी ट्यूब ली, उसके ऊपर 7 होल्स किए और उस 7 होल्स में जब ठीक है म्यूजिक प्ले करते थे, वो कैसे, उनको होल्स को बंद करके खोल के, जैसे कि आप लोग बांसुरी में भी देखते हो, तो ऐसा उन्होंने करा और इससे बहुत ही ज्यादा मधुर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मेलोडियस साउंड जो है वो निकलती थी, ठीक है। कैसी निकलती थी, बहुत ही धीमी और मधुर। पुंगी से बड़ी तेज निकलती थी, इससे धीमी धीमी और मधुर आवाज जो है वो निकला करती थी। और सब लोग, एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड व्हेन ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्लेस। तो सब लोग बड़े ही खुश हो गए थे जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्ले किया था पैलेस में। पैलेस का मतलब होता है महल। महल में, औरंगजेब के महल में ही जाकर उन्होंने प्ले किया। उन्होंने कहा कि आपको पुंगी की आवाज नहीं पसंद, लेकिन मैं शहनाई की आवाज जो है वो लेकर आया हूं, शहनाई लेकर आया हूं, इसकी आवाज एक बार आप सुनो। और सब लोगों ने सुनी और वो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। नेमिंग ऑफ शहनाई एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब शहनाई का नाम कैसे रखा गया, एज द इंस्ट्रूमेंट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चेंबर्स एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, इट वाज नेम्ड एज ए शहनाई, क्योंकि पहली बार उसे किसी शाह, किसी राजा के यहाँ प्ले किया गया था और उसे एक नाई ने प्ले किया था, तो शाह जमा नाई बन गया शहनाई। इस तरह से उसका नाम जो है वो शहनाई पड़ गया। The sound of the shehnai gradually became popular and it started to be considered auspicious with time. धीरे धीरे, gradually यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ी प्रसिद्ध होती गई बेटा, ये धीरे धीरे बहुत पॉपुलर यानी प्रसिद्ध होती गई और इसे ऑस्पिशियस, इसे शुभ माने जाने लगा। धीरे धीरे इसे बड़ा शुभ माने जाने लगा और शुभ अवसरों पर इसे प्ले किया जाता था। इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स इन नॉर्थ इंडिया। कहते हैं कि आज भी इसे मंदिरों में बजाया जाता है। बिल्कुल आप शहनाई की आवाज को सुन सकते हो इसे शादियों में, नॉर्थ इंडिया की शादियों में। वैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया लिखा है पर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने साउथ इंडिया में भी शहनाई की आवाज जो है वो सुनी है। ये जो कहीं पर भी आप मूवी का सीन देखते हो ना, खासकर पुरानी मूवीज का, तो उसमें पै 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 ऐसे शहनाई की आवाज जो है वो सुनाई जाती है। In the past, शहनाई was part of the नौबत और the traditional group of 9 instruments found at royal courts. पहले के जमाने में शहनाई नौबत का हिस्सा हुआ करती थी। नौबत होता है बेटा 9 इंस्ट्रूमेंट्स। पहले शाहों के दरबार में एक साथ 9, पारंपरिक तौर पर एक साथ 9 वाद्य बजाए जाते थे, ठीक है, 9 समूहों यंत्र बजाए जाते थे और उनमें से शहनाई जो है वो एक थी। मुझे लगता है उनमें से एक तबला होगा और भी बहुत सारे जो है वो वाद्य यंत्र थे और शहनाई भी उसका एक हिस्सा बन गई। यानी कि शाह पैलेस में, यानी कि शाही दरबारों में उसे प्ले किया जाता था और इसे बड़ा ही शुभ माना जाता था। बिस्मिल्लाह खान बर्थ एंड फैमिली। अब आते हैं बिस्मिल्लाह खान। शहनाई के बारे में समझ लिया हमने। बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को, ठीक है भाई। इनका बर्थ कब हुआ इसे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। 21 मार्च 1916 को इन अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन डुमराव। तो ऐसा कई लोग मानते हैं कि बिस्मिल्लाह खान ने ही शुरुआत की शहनाई की या म्यूजिक की अपने परिवार में। ऐसा नहीं है, वो म्यूजिशियंस के परिवार में ही पैदा हुए थे, ठीक है भाई। उनके परिवार में ही सारे के सारे लोग जो हैं वो संगीतकार थे। डुमराव बिहार में उनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो पिता थे जिनका नाम था, ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वो शहनाई बजाया करते थे भोजपुर के राजा के यहाँ पर। उनके जो पिता थे जिनका नाम था पैगंबर बख्श, और उनके बाकी के भी जो पूर्वज थे वो सभी शहनाई बजाते थे।
सब लोग शहनाई बजाते हैं। दादा के यहाँ पर भी और मामा मतलब दादा के यहाँ पे भी और नाना के यहाँ पर भी सब लोग शहनाई बजाते थे। लेकिन हाँ, बिस्मिल्लाह खान जो है उस शहनाई को कहीं और ही ले गए। ठीक है, उन्होंने शहनाई को और भी ज्यादा पहचान दिलवाई। कहते हैं बिस्मिल्लाह गॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब बिस्मिल्लाह का शौक कैसे बना म्यूजिक में? बिस्मिल्लाह गॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एट अ स्मॉल एज। बहुत ही छोटी सी उम्र में उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस व्हेन ही वाज 3 years old। जब मम्मी उन्हें लेकर जाती थी उनके मामा के घर, ठीक है, माँ है मायके जाती थी, बच्चे को साथ ले जाते थे। मामा के घर जब वो जाते थे, मैटरनल अंकल होते हैं मामा, मामा का घर जो कि वाराणसी, यानी कि अब वाराणसी पहले बनारस था, जब वो वहां जाया करते थे वो सिर्फ 3 साल के थे। He was fascinated by watching his uncle Ali Bucks playing the शहनाई। अब परिवार में दादा पापा सब लोग शहनाई बजा रहे हैं, लेकिन वो किससे इन्फ्लुएंस हुए, उन्हें किससे जो है वो अच्छा लगा, फैसिनेट हुए। वो फैसिनेट का मतलब होता है बेटा मंत्रमुग्ध हो जाना। ठीक है, वो किसको देखकर जो है एकदम मोहित हो गए? वो अपने मामा को म्यूजिक बजाते हुए, ठीक है, देखकर एकदम मोहित हो गए। अली बक्स, एक तरह से जो आपको याद रखना है, मामा का नाम था अली बक्स। अली बक्स को जब उन्होंने देखा म्यूजिक प्ले करते हुए, शहनाई बजाते हुए, तो वो मोहित हो गए। केवल 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि मामा कितना अच्छा शहनाई बजाते हैं। Soon he started accompanying his uncle to the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। और जल्द ही वो अपने मामा के साथ बनारस में स्थित विष्णु टेम्पल में जाने लगे। Where he was employed to play शहनाई, जहां मामा को की नौकरी थी शहनाई बजाने की, यानी जहां नियुक्त किया गया था मामा को। मामा का जो एक तरह से मामा का काम था विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में जो है शहनाई प्ले करना, और साथ में जो है बिस्मिल्लाह खां भी जाया करते थे। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स ऑन प्लेइंग द शहनाई। और ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्हें मजा आने लगा और उन्हें भी लेसन्स मिलने लगे, वो भी धीरे धीरे सीखने लगे शहनाई बजाना। Okay, he practiced playing it in the temples of Balaji and Mangla Maiya and at the banks of the river Ganga। कहते हैं इन्होंने बजाना शुरू करा, प्रैक्टिस करना शुरू करा। कहां प्रैक्टिस किया करते थे बेटा? टेम्पल्स ऑफ बालाजी, दूसरा था मंगला मैया, और एट द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ये उनके फेवरेट हॉन्ट्स हुआ करते थे। फेवरेट हॉन्ट्स यानी कि उनकी सबसे मन पसंदीदा जगह हुआ करती थी, जहां जाकर वो प्रैक्टिस करते थे। भाई मंदिर में तो वैसे ही बड़ा अच्छा शांत वातावरण होता है, और रिवर गंगा के किनारे जब वो शहनाई बजाते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। अब क्या गंगा के किनारे क्यों शहनाई बजाया करते थे, ये भी बहुत जरूरी है, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना आपको। The flowing waters of the Ganga inspired him to invent new rags। मैंने आपको बोला ना, सब लोग शहनाई बजा रहे हैं, पिता और दादा परदादा चाचा मामा सब लोग शहनाई बजाते हैं। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान थे वो सिर्फ शहनाई बजाते ही नहीं थे, वो नए नए राग भी बनाते थे। उन्होंने नए नए राग भी पैदा किए। ही इन्वेंटेड, ये जो गंगा मैया का बहता हुआ पानी है उससे उन्होंने कई सारे नए रागों का भी आविष्कार किया बेटा। ठीक है बेटा, वो शहनाई को बड़े ही ऐसी जगह पर ले गए, जैसे कितना बड़ी स्पेशल जगह पर ले गए। ही accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस at the age of 14। जब वो 14 साल के थे तो वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जो है वो गए, सॉरी कॉन्फ्रेंस में गए 14 साल की उम्र में। उस्ताद फैयाज खान was impressed by his performance and encouraged him to work hard to achieve his goal। और वहां पर एक उस्ताद थे, शहनाई के एक उस्ताद थे, उस्ताद फैयाज खान। उन्हें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी, उन्हें जो है उनका प्रदर्शन इतना अच्छा लगा, वो इससे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्हें कहा कि तुम आगे अपने जो है ना, उन्होंने कहा कि तुम कड़ी मेहनत करना और अपने जो है ना इस लक्ष्य को आगे लेकर जाना, ये तुम्हारा जो लक्ष्य है इसे आगे लेकर जाना। कहते हैं कि जो गंगा का बहता पानी है उसको जब वो सुनते थे कि कितना सुंदर है, आपको पता है पानी के पास बैठना और पानी की आवाज, बहते हुए पानी की आवाज सुनना बड़ा अच्छा होता है। कहते हैं कि वो ऐसे राग को प्ले करते थे, ऐसे राग वो बजाते थे, ऐसे राग वो प्ले करते थे कि जिसे माना जाता था कि शहनाई उसे बजा ही नहीं सकती, शहनाई इतनी ऊंची जा ही नहीं सकती, उस राग को मतलब बजा ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने इस बात को सही मतलब गलत प्रूफ किया और उन्होंने नए नए राग जो है वो बनाए। बिस्मिल्लाह खान गॉट द फर्स्ट ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। पहला ब्रेक, ठीक है, पहली बार उन्हें मौका मिला ऑल इंडिया रेडियो में, लखनऊ में 1938 में उन्होंने प्ले करना शुरू करा। सून ही बिकेम अ पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो। तो सबसे पहले उनकी
जो है ना रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में उनकी आवाज़ सुनने को मिली, ठीक है, उनकी शहनाई की आवाज़। और पहले दूरदर्शन का जो एंट्री सॉन्ग होता था वो भी शहनाई का ही होता था, वो मैं आपको बोलूँगी ज़रूर सुनना, ठीक है। एक तो ऑल इंडिया रेडियो का और दूरदर्शन का कुछ ऐसे ऐसे करके उसको सुनना यूट्यूब पे। बिस्मिल्लाह became the first Indian to greet the nation with the शहनाई on 15 अगस्त 1947। अब इसके बाद और भी बड़ी बात होती है बेटा, जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1957 को, तो इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिली तो सबसे पहले जो ध्वनि सुनाई गई वो थी शहनाई की। शहनाई की आवाज से जो एक नए देश का स्वागत किया गया। ही प्लेड शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस इंक्लूडिंग पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बहुत बड़ी एक जनता के सामने लाल किले पर जो है शहनाई उन्होंने बजाई 15 अगस्त को, और वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ही गेव मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, और उन्होंने कई यादगार जो है उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, कई यादगार उन्होंने जो है प्रस्तुतियां जो है वो पेश की हैं, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Khan became impressed by his performance and gifted him priceless Persian carpets and other things। अभी आपको याद रखना है वो कहाँ गए थे बेटा। पहली बार बाहर जब अब्रॉड यानी बाहर की कंट्री में वो गए तो वो कहाँ गए थे, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक राजा थे किंग जहीर खान, उन्होंने जब उनके लिए शहनाई बजाई तो वो इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने उन्हें अमूल्य पर्शियन कारपेट और बाकी की चीजें जो है उन्हें दी। कालीन, कारपेट होते हैं कालीन, उन्हें कालीन जो है, अफगानिस्तान के कालीन जो है काफी ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं, तो उन्होंने उन्हें अमूल्य चीजें जो है उन्होंने दी, गिफ्ट करी। ओके, बिस्मिल्लाह's कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म वर्ल्ड। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट का कहना है कि एक फिल्म थी गूंज उठी शहनाई आफ्टर ही वाज फैसिनेटेड ऑन हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्लेइंग द शहनाई एट अ फेस्टिवल। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें ज़्यादा फिल्मी जगत पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि फिल्मी जगत में बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी होती है, बड़ा आर्टिफिशियल होता है फिल्म जगत, जो कि होता ही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आर्टिफिशियल लगता है, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही पिक्चरों में अपना गाने दिए थे। उनमें से एक थी बेटा गूंज उठी शहनाई, और दूसरी, अच्छा गूंज उठी शहनाई में उनका एक गाना भी था दिल का खिलौना है टूट गया, और उसमें उनकी शहनाई जो है वो प्ले हुई थी। ये नेशनल चार्ट बस्टर बन गया था। नेशनल चार्ट बस्टर यानी कि एकदम राष्ट्रीय चार्ट बस्टर, सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया था, सब लोग इसी गाने को सुनते थे, इतना फेमस हो गया था ये गाना। और उन्होंने सिर्फ, जैसे मैंने बोला, 2 ही फिल्मों में गाना दिया अपना, मतलब शहनाई की आवाज दी, एक गूंज उठी शहनाई और दूसरी एक कन्नड़ मूवी थी सनादी अपन, उसमें उन्होंने, ये भी सनादी ओपन का पोस्टर है, यहाँ उन्होंने अपनी शहनाई की, एक तो शहनाई की फोटो भी लगी हुई है दोनों ही पिक्चरों में, गूंज उठी शहनाई और इसमें उन्होंने अपनी शहनाई की आवाज जो है वो दी। दिस वॉज बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। जैसे कि मैंने आपको बोला कि उन्हें जो फिल्मी जगत है, फिल्मी दुनिया की कृत्रिमता, बहुत कृत्रिम होती है, बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना नकली होती है, और बहुत ज्यादा ग्लैमर उसमें होता है, बहुत चकाचौंध होती है, जो उन्हें पसंद नहीं थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the US। अच्छा, उन्होंने कहाँ परफॉर्मेंस दी आपको याद रखना है, उन्हें बुलाया गया लिंकन सेंटर हॉल इन यूएसए, ये उनका पहला था। फिर उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, यहां पर भी उन्होंने प्ले किया। फिर कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर, यहां ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब उन्होंने परफॉर्म किया तो ये 4 जगह पर किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और ये बहुत बड़े बड़े मेले हैं, बहुत बड़े बड़े, ये एक तरह से कह सकते हैं इवेंट हैं, जहां पर उन्होंने अपना जो है वो प्ले किया। He became so popular internationally that an auditorium in Tehran was named after him। वो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम, तेहरान में एक सभाघर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए थे बेटा वो। बिस्मिल्लाह को ऑब्वियसली उन्होंने इतना कुछ किया था कि उनके लिए उन्हें बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स भी मिले। He received national awards like the पद्मश्री, the पद्म भूषण and the पद्म विभूषण। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो सबसे हाईएस्ट होते हैं, ये सभी उन्हें मिले। इन 2001 उन्हें सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या होता है बेटा, उसका नाम क्या है, भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न भी मिला। तो चारों अवार्ड
जो इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड है वो सारे के सारे उन्हें मिले। ही रिकमेंडेड इंडियंस टू टीच द म्यूजिक टू देयर चिल्ड्रन एंड इट इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। उन्होंने जो है लोगों को, भारत के लोगों को वो कहते थे कि अपने बच्चों को म्यूजिक जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध जो है परंपरा है, तो बच्चों को म्यूजिक सिखाओ। बिस्मिल्लाह's लव फॉर हिज रूट्स। अब आपको लगेगा कि अरे बिस्मिल्लाह खान तो इंटरनेशनली इतने ज्यादा फेमस थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो इतने ऊपर चले गए थे, तो इसका मतलब है कि भाई वो तो मतलब वहां पर उन्हें तो फॉरेन में रहना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। उन्हें अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार था। बिस्मिल्लाह खान ट्रैवल टू मेनी कंट्रीज बट ही वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव। पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उन्हें बनारस और दुमराव जो है वो सबसे अच्छा लगता था, कई देशों की यात्रा करने के बाद भी। These remain the most wonderful towns in the world for him। पूरे विश्व में घूमने के बाद भी उन्हें एक लगता था कि बनारस और दुमराव जैसा कहीं नहीं है। He also refused one of his students offer to head a Shehnai school in the USA by saying that he could not find the Ganga there. His life is a perfect example of the rich cultural heritage and secularity of India। भाई एक बार उनके एक स्टूडेंट ने उन्हें ऑफर दिया कि आपके लिए ना मैं यहीं पर एक शहनाई स्कूल खोल दूंगा यूएसए में आपके लिए एक शहनाई स्कूल खोल देता हूं, मैं बिल्कुल बनारस जैसा सेटअप बना दूंगा, बनारस के टेंपल्स यहां बना दूंगा, जैसे बनारस में टेंपल्स बने हुए हैं वैसा ही आर्किटेक्चर करूंगा। तो यहां उन्होंने उनसे कहा कि क्या तुम गंगा को भी यहां ला सकते हो? गंगा तो नहीं ला सकते ना, क्योंकि उन्हें गंगा मैया से इतना ज्यादा प्यार था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वहीं रहूंगा, मैं जो है हिंदुस्तान में ही रहूंगा। मुझे याद आती है, ठीक है, वो कहते थे कि वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धर्मनिरपेक्षता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है वो। हमारा देश कितना धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि देखो ना भाई कि वो एक मुस्लिम थे, वो एक डिवाउट मुस्लिम थे, एक कट्टर मुस्लिम होने के बावजूद वो मंदिरों में भी जो है वो गाना बजाते थे, मंदिरों में भी उनकी शहनाई जो है वो गूंजती थी। तो इसका मतलब है वो ये नहीं कहते थे कि मैं मंदिरों में नहीं प्ले करूंगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा देश कितना महान है, हमारे देश के लोग कितने महान हैं। तो विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन सा है बेटा? ये आपको जो है क्वेश्चन करना है, ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको अभी बताया। ऑन August 15, 1947 विच राग वॉज प्लेड बाय बिस्मिल्लाह खान फ्रॉम द रेड फोर्ट। ये आपको नहीं बताया तो ये मैं आपको बताऊंगी। कौन सा राग जो है उन्होंने प्ले किया था 1947 में रेड फोर्ट पे? तो उन्होंने प्ले किया था बेटा राग कैफी। राग कैफी जो है उन्होंने प्ले किया। अलग अलग राग होते ना बेटा, तो राग कैफी उन्होंने बजाया था उससे। Who was अली बख्श? अली बख्श कौन थे? ये मैंने आपको अभी बताया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे, हाउ मेनी होल्स डिड इट टेक टू हिम टू ट्रांसफॉर्म द पुंगी? कितने होल्स लगे थे, कितने होल्स उन्होंने किए थे, कितने जो है होल किए गए थे पुंगी के अंदर उसे जो है शहनाई बनाने में? तो ये भी आपको बता चुके हैं हम ऑलरेडी। हु वाज अली बख्श टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? ये ऑलरेडी मैं आपसे पूछ चुकी हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अली बख्श कौन लगते थे? अली बख्श का उनके साथ क्या रिश्ता था? ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। आगे भाई ये क्वेश्चन है, why was Evelyn nervous yet excited as she was waiting for the train? As she waited for the train। तो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में है कि ट्रेन का इंतजार करते हुए एवलिन नर्वस लेकिन उत्साहित क्यों थी? ठीक है, अभी मैंने आपको आंसर लिखना सिखाया था। एवलिन वॉज नर्वस, वॉज यहां आ जाएगा। एवलिन वॉज नर्वस yet excited as she waited for the train because, ठीक है, बिकॉज से शुरू करेंगे आप लोग, वैसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, व्हाई डिड एवलिन फील दिस वे? सब चीजें एकदम अंधेरा हो गया था एवलिन के लिए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा क्या हुआ था उनके साथ? I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations, says Evelyn. How did she do that? उन्होंने अपना पूरा शरीर और अपनी जो है बॉडी को उन्होंने ओपन कर दिया था ताकि वो साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील कर सके। ऐसा उन्होंने कैसे किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर बेटा आप देंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। आगे, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहनाई पुंगी से कैसे अलग होती है? ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया, वहां से आप ले सकते हो। व्हाट सिग्निफिकेंस डिड गंगा हैव इन बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ? अभी लिखवाया था ना, इंपॉर्टेंट है। गंगा का क्या महत्व है बिस्मिल्लाह खान के जीवन में? ये आप जो है बच्चे लिख सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आप लोग कर लेंगे। आगे शुरू करते हैं बेटा हम लोग एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ठीक है बच्चों, तो द लिटिल गर्ल इन दिस चैप्टर
refers to the main character of the story kezia। तो ये लिटिल गर्ल, ये चैप्टर किसके बारे में है भैया? kezia के बारे में। The main theme of the story is the relationship between parents and their children। भाई बच्चों और उनके माता पिता में किस तरह का रिश्ता होता है ये तो आप बता सकते हैं बच्चों। कई बार माता पिता बहुत गुस्सा करते हैं आपके साथ, आपसे नाराज हो जाते हैं, और कई बार हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, ठीक है। कई बार मुझे लगता है बच्चों के मुंह से निकल जाता है कि नहीं हमारे पापा अच्छे नहीं है, हमारी मम्मी अच्छी नहीं है, हमें डांटती रहती है। तो यहां पर भी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है केजिया, जिसे ऐसा लगता है कि मेरे पापा अच्छे नहीं है, ठीक है, उसका रिश्ता अपने माता पिता के साथ सही नहीं है। द राइटर ऑफ द स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड ट्राइज टू एक्सप्लेन द चिल्ड्रन शेयर अ वेरी डीप बॉन्ड ऑफ लव विद देयर पेरेंट्स। इस कहानी के माध्यम से कैथरीन मैन्सफील्ड हमें समझाने की कोशिश करती है कि बच्चे अपने माता पिता के साथ एक बहुत ही गहरा बॉन्ड, उनका एक बहुत ही गहरा नाता है, बच्चों के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। बॉन्ड का मतलब रिश्ता। Even though young children do not feel that their parents love and care for them because they are strict, and to them many of their parents' action appears unfair। ऐसा क्या है, मतलब माता पिता का रिलेशनशिप कैसा होता है? छोटे छोटे बच्चों को कई बार लगता है कि उनके माता पिता के प्यार को या उनकी केयर को, उनकी जो है ना, जो वो उनके लिए जो उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं ना, बड़े सख्त हो जाते हैं उनके साथ, और हमें ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं, हमारे माता पिता जो हमारे लिए हरकतें, ये जो हरकतें कर रहे हैं वो अनुचित हैं, वो सही नहीं है। माता पिता कई बार आपको मार देते हैं, डांट देते हैं, कई बार आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको बड़ी सारी चीजें जो है बुरी लगने लग जाती हैं। लेकिन हाँ, माता पिता आपके लिए हमेशा भला सोचते हैं, और क्या उनका इरादा होता है इसके पीछे ये हमें नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ हमें पता चलेगा कि केजिया कि कैसे ये जो एक तरह से उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके मन में ये दूर होती है। Kezia is afraid of her father. The little girl Kezia was afraid of her father. She always avoided meeting him. यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम है केजिया। लड़किया बोल दिया मैंने, लड़किया है यहाँ पर जिसका नाम है केजिया। वो अपने पिता से बहुत डरती थी, वो हमेशा अवॉइड करती थी उनसे मिलना। वो सोचती थी चलो माता पिता से ना ही मिलना पड़े, वो बचती थी अपने पिता से मिलने से। बिफोर गोइंग टू द ऑफिस हिज फादर वेंट टू केजिया's रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। ऑफिस जाने से पहले केजिया के जो पिता हैं वो उसे एक छोटा सा प्यारा सा किस दिया करते थे। कैजुअल यानी ऐसे आम सा छोटा सा किस देते थे। केजिया फेल्ट अ सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन हर फादर वेंट आउट टू वर्क। अब जब वो किस देकर वहां से चले जाते थे तो केजिया को बड़ा रिलीफ फील होता था, बड़ी ही शांति महसूस होती थी। उसे लगता था अरे हाश चलो राहत उसे महसूस होती थी कि चलो पिता यहां से चले गए। क्यों? क्योंकि पिता से वो बहुत ज्यादा डरती थी। क्या रीजन था? In the evening when Kezia's father came home, her mother would call Kezia to take off father's shoes। जब शाम को माता पिता जो है, मतलब पिता जब आते थे ऑफिस से, तो माँ बुलाती थी केजिया को कि आओ अपने पिता के जूते जो है वो उतार दो। अब इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में मुझे लगता है बच्चियां अपने पिता के पैरों को हाथ नहीं लगाती हैं, पर यहाँ फॉरेन है, फॉरेन में ऐसा होता होगा। तो वो बोलती थी कि आओ जूते उतारो अपने पापा के आके। While Kezia took off her father's shoes, he asked her if he had been a good girl that day। और जब वो जूते उतारती थी पिता के, तो पिताजी पूछते थे गुड गर्ल थी तुम, वर यू अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने अच्छी लड़की थी ना, अच्छे से बिहेव किया आज। Kezia used to stammer in front of her father, whereas with others she used to talk normally। केजिया इतना डरती थी अपने पापा से कि वो उनके सामने स्टैमर करती थी। स्टैमर यानी कि हकलाती थी, ठीक है। वो अपने पापा के सामने रुक रुक कर बोलती थी और बाकियों के साथ वो एकदम सही बोलती थी, पापा के सामने सही से नहीं बोल पाती थी। केजिया थॉट दैट हर फादर वाज लाइक अ जायंट। केजिया का ऐसा मानना था कि मेरे पिता जो है वो जायंट जैसे है। जायंट मतलब समझते हो ना, जायंट होता है एक जो विशालकाय व्यक्ति होता है ना, एक मॉन्स्टर जैसे है मेरे पापा। ही हैड बिग हैंड्स एंड नेक। पापा के बड़े बड़े हाथ थे, बड़ी सी गर्दन थी। हिज माउथ अपीयर्ड वेरी बिग टू हर व्हेन ही यार्न। उनका मुंह उन्हें बहुत बड़ा लगता था केजिया को जब वो मतलब उबासी लेते थे, ठीक है, जब वो ऐसे ऊँघते थे, जम्हाई लेते थे, तो उसे लगता था अरे मेरे पापा का मुंह कितना बड़ा है। तो पापा काफी बड़े लगते थे। छोटे छोटे बच्चों को वैसे ही सब कुछ बहुत बड़ा लगता है, तो पापा की हो सकता है हाइट वाइट जो है, बढ़िया शरीर काफी बड़ा होगा, तो उसे अपने पिता से बहुत ज्यादा डर लगता था। इंसिडेंट ऑन संडे आफ्टरनून। अच्छा, संडे आफ्टरनून को क्या होता था? ऑन संडे आफ्टरनून केजिया's grandmother sent her to the drawing room to have a talk with her parents। अब केजिया की माता पिता के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन केजिया की एक ग्रैंड मदर भी है जो केजिया से बहुत प्यार करती हैं और वो चाहती थी कि केजिया के जो रिश्ता है अपने माता पिता के साथ वो अच्छा हो जाए।
दादी जानती थी अंदर से कि माता पिता का बच्चे के साथ सही रिश्ता नहीं है, तो वो केजिया को कहा करती थी कि जाओ, संडे है आज, जाकर अपने पेरेंट्स से बात करो. When Kezia went there, she always found her mother reading and her father sleeping on the sofa. जब भी वो वहां जाती थी तो मम्मी क्या कर रही होती थी? मम्मी हमेशा पढ़ रही होती थी और पापा सोफे पर सोए हुए होते थे. आजकल के ज़माने में मम्मी फ़ोन चला रही होती है, मतलब आजकल के ज़माने में लिखा होता है कि मम्मी फ़ोन चला रही है और पापा सोए हुए हैं. तो यहाँ खैर उस टाइम पे रीड किया करते थे लोग. हर फादर हैड अ हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, ही पुट्स हिज फीट ऑन द कुशन एंड स्नोर्ड व्हाइल ही स्लीप्ड. अब पिता का नज़ारा कैसा था, जैसे कि फोटो में नजर आ रहा है, तो पिता ने अपने मुंह को एक रुमाल से ढका होता था, उनके पैर बड़े बढ़िया से कुशन पे रखे हुए होते थे और वो जो है खराटे मारे होते थे जब वो सोते थे, तो खराटे मार रहे हैं मस्त. Kezia kept waiting for her father to wake up. After waking up, Kezia's father asked her not to stare at him as she looked like a little brown owl while staring. जब वो पिता के पास बैठती थी ना, अच्छा वो अपने पापा को उठाती नहीं थी, वो देखती थी पापा सोए हुए हैं तो वो बैठी रहती थी पापा के पास एक स्टूल लेके. वो वेट करती थी पापा कब उठेंगे कब उठेंगे कब उठेंगे. जब पापा उठते थे तो देखती थी कि केजिया सामने बैठी हुई है और केजिया जो है पापा को घूरे जा रही है. तो केजिया को पापा कहते थे, अरे तुम मुझे उल्लू की तरह घूरना बंद करो, तुम कैसे मुझे उल्लुओं की तरह घूरती रहती हो, ठीक है. और वैसे भी वो अपनी माँ से कहा करते थे, दिस गर्ल लुक्स लाइक शी इज ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड. ये लड़की ऐसे लगती है जैसे कभी भी सुसाइड कर लेगी, आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि ये लड़की ऐसी लगती है मुझे. तो वो बेचारी ऐसी थी नहीं, नेचुरली वो ऐसी नहीं थी, पर पापा से ऐसा डरती थी बहुत ज्यादा, इसलिए पापा के सामने उसका रिएक्शन कुछ कुछ ऐसा होता था. ओके. केजिया मेक्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर. अब केजिया, दादी ही केजिया को एडवाइस करती है कि अपने पापा के लिए एक बर्थडे गिफ्ट दो. One day Kezia had a cold and did not go to school. Her grandmother told her that her father's birthday was coming next week. एक दिन केजिया को जुकाम होता है, घर पे ही रह जाती है भैया, तो स्कूल भी नहीं जाती. तो दादी उसे बताती है कि तुम्हारे पिता का बर्थडे आने वाला है अगले वीक, तो तुम अपने पापा के लिए कोई गिफ्ट बनाओ. She suggested Kezia to make a pin cushion of yellow silk as a gift for her father. उन्होंने कहा तुम अपने पापा के लिए ना एक पिन कुशन बनाओ. पिन कुशन का मतलब क्या होता है बेटा? ये पिन कुशन ऐसे एक छोटी सी गद्दी की तरह होता है जिसमें पिन्स रखी जाती है. तो पहले के ज़माने में स्टेपलर वगैरह नहीं होता था, तो ऐसी पिन्स को, मतलब पेपर्स को ऐसे पिन से ही ऐसे बंद करके रखते थे. तो वो कहती है कि मैं तुम्हें येलो सिल्क देती हूँ, तुम पापा के लिए पिन कुशन बनाओ. सो केजिया मेड अ पिन कुशन बाय स्टिचिंग इट्स 3 साइड्स. तो यहाँ पे केजिया ने जो है ऐसे कुशन बनाना शुरू करा. कुशन बनाने के लिए आपको चाहिए एक ऐसे स्क्वायर टाइप होगा ना, तो उसने 3 हिस्से उसके सिल दिए. अब एक हिस्सा खुला था, अब एक हिस्से में उसे चीजें कुछ भरनी थी. शी नीडेड समथिंग टू फिल इन द पिन कुशन. अब उसने क्योंकि 3 हिस्से जो है सिल दिए हैं, उसे लगा भाई कुशन है, कुशन के अंदर कुछ तो, गद्दी के अंदर कुछ तो भरना पड़ेगा, ठीक है. शी वेंट इनटू हर मदर्स बेडरूम एंड फाउंड सम पेपर्स ऑन द टेबल. अब वो अपनी मम्मी के बेडरूम में जाती है. पहले तो वो सबको ढूंढती है, पहले वो दादी को ढूंढती है, दादी गार्डन में बिजी थी, कोई कहीं नहीं था, मम्मी भी अपने रूम में नहीं थी. पर वो मम्मी के बेडरूम में जैसे ही जाती है, वो देखती है वहां कुछ पेपर्स पड़े थे टेबल पे. शी टोर these papers and stuffed them into the pin cushion. वो क्या करती है, वो इन पेपर्स को फाड़ना शुरू करती है. ये पेपर्स कैसे थे बेटा? बहुत ही फाइन पेपर्स थे. फाइन यानी कि बहुत ही बढ़िया, एकदम होता ना, बड़े ही प्यारे प्यारे जो है ये कागज थे. कई बार होता ना बड़े सॉफ्ट से कागज थे, तो वो सोचती है अरे बढ़िया से ये कुशन की स्टफिंग बन जाएगी. तो वो इन्हें धीरे धीरे फाड़ना शुरू करती है. द पेपर कंटेन्ड एन इंपॉर्टेंट स्पीच that her father would deliver for the port authority next day. ये जो कागज थे, जिस कागजों को फाड़कर उसने बनाया, उसमें महत्वपूर्ण भाषण था बेटा. एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था, लिखा हुआ था उसके ऊपर, जो उसके पापा को जो है वो देना था. पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी यानी कि अगले दिन पोर्ट अथॉरिटी एक जगह होगी. पोर्ट मतलब समझो ना बंदरगाह, तो बंदरगाह एक ऐसे कई ऑफिस टाइप होगा, वहां पर जाकर उन्हें जो है एक स्पीच देनी थी, भाषण देना था, और वो भाषण उन्हीं कागजों पर लिखा हुआ था. पर लेकिन केजिया को तो पता नहीं था, तो केजिया ने वो कागजों को फाड़ दिया. बहुत बड़ी गलती हो गई. Kezia gets punished and the reactions. Kezia's father was very angry when he could not find the papers of speech. अब ऑब्वियसली पापा ने ढूंढा होगा, अरे मेरी स्पीच कहाँ गई, स्पीच कहाँ गई, और पापा को स्पीच मिल नहीं गई है. एवरीवन इन द हाउस वाज क्वेश्चन्ड अबाउट द पेपर. सभी लोगों से सवाल पूछा गया, सभी सर्वेंट से, मेड से, घर में इतने नौकर चाकर थे, सबसे पूछा गया तुमने देखा, तुमने देखा. और फिर अपनी पत्नी से पूछा, अपनी माँ से पूछा, पर किसी को नहीं पता था.
फिर उसके बाद मम्मी सोचती है कि जाकर मैं केजिया से पूछती हूँ. When Kezia was asked about the papers, she told that she had torn up the papers and stuffed them into the pincushion. अब जब केजिया से उसकी मम्मी पूछते हैं कि केजिया तुमने तो नहीं देखे ना पेपर्स, वैसे मम्मी को लग रहा होगा केजिया तो क्या ही देखेगी, पर हाँ केजिया एक्सेप्ट करती है कि हाँ मम्मा मैंने ही वो पेजेस फाड़कर पिन कुशन को भरा था. So Kezia's father punished her by hitting her palms with a ruler. He wanted to teach Kezia not to touch anything that did not belong to her. अब केजिया बहुत जोर जोर से बेटा, अच्छा पहले क्या होता है, केजिया को बुलाया जाता है. केजिया उसके फादर उसको बोलते हैं, उसकी ग्रैंड मदर को, अपनी माँ को, कि जाओ केजिया को बुला कर लाओ, केजिया को उसके कमरे में ले जाओ. पहले केजिया को बुलाते हैं, कुछ नहीं कहते, फिर उसके कमरे में भेज देते हैं. फिर वो उसके रूम में जाते हैं और क्या करते हैं, रूम में जाकर उसे कहते हैं अपना हथेली आगे करो, और उसकी सॉफ्ट, उसकी प्यारी सी हथेली पर वो जोर से मारते हैं. वो उसे कहते हैं अब तुम्हें पता चलेगा कि कभी भी किसी की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते. अब केजिया बहुत उदास हो जाती है. केजिया को लगता है कि मैंने तो सच बोला था, सच बोलने के बाद भी मुझे मारा गया, ऐसा क्यों? Kezia cried a lot. After a few hours, her grandmother wrapped Kezia in a shawl. Kezia was disturbed about the incident of getting punished by her father. She cried and asked her grandmother, "What did God make fathers for?" अब वो रोने लगती है. दादी उसे अपनी गोदी में ले लेती है, उसे शॉल में लपेट कर ऐसे झूला देती है एक रॉकिंग चेयर पर, मतलब एक चेयर होती है ना जैसे ऐसे हिलती है. फिर वो उसकी दादी कहती है कोई बात नहीं, तुम कल सब कुछ भूल जाओगी. केजिया की दादी को लगता है कि ठीक है, बच्ची है, बच्चे तो सब कुछ भूल ही जाते हैं. फिर वो बोलती है भगवान ने पापा को क्यों बनाया, भगवान पापा को क्यों बनाते हैं, पापा तो किसी काम के लिए क्यों बनाया, उन्होंने मुझे मारा भी. तो दादी को लगता है वो भूल जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि केजिया कभी भी इस इंसिडेंट को नहीं भूलती. जब भी उसे उसके फादर दिखते थे तो अपने हाथों को पीछे छुपा लेती थी और उसके गाल एकदम लाल लाल हो जाते थे. Kezia's neighbors, the McDonalds. The McDonalds had 5 children and they lived in the house next to Kezia. अब केजिया को पहले लगता है कि भगवान पापा क्यों बनाते हैं, लेकिन एक दिन वो अपने नेबर्स को देखती है जिनका नाम है मिस्टर मैकडोनल्ड्स. वो हमेशा अपने बच्चों के साथ खेला करते थे जब भी वो फ्री होते थे. They laughed and enjoyed each other's company. वो हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते थे, एक दूसरे की कंपनी में बड़े खुश होते थे. उनके मतलब 4 बच्चे थे और चारों के चारों बच्चे, ठीक है, चारों के चारों बच्चे जो हैं वो बड़े ही मजे उनके साथ किया करते थे. 4 नहीं, अच्छा 5 बच्चे, पांचों बच्चे उनके साथ बड़ी मस्ती करते थे. तो केजिया उन्हें ऐसे देखती थी. केजिया को उस दिन एहसास हुआ दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स. उस दिन उसे पता चला कि अच्छा पापा भी अलग अलग टाइप के होते हैं. मैकडोनल्ड्स अच्छे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और एक मेरे पापा हैं, एक मेरे पिताजी हैं जिन्होंने मुझे पीट दिया. Kezia's nightmare. One day Kezia's mother fell ill and had to be hospitalized. Her grandmother went to the hospital with her mother. एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है कि केजिया की मम्मी जो है वो बीमार पड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और दादी साथ में चली गई. अब जब दादी साथ में चली गई तो केजिया अकेली हो गई. केजिया हमेशा अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोया करती थी, और केजिया एक छोटी बच्ची थी, उसे बड़े डरावने सपने आते थे. केजिया वॉज अलोन इन द हाउस विद द कुक एलिस. केजिया अकेली थी पूरे घर में कुक एलिस के साथ. अब एलिस उसे सुला देती है कमरे में, ठीक है, पापा उसके अलग कमरे में सो रहे हैं. तो केजिया को एलिस बोलती है कि बेटा तुम सो जाओ और अपने पुअर पापा को डिस्टर्ब मत करना, अपने बेचारे पापा को रात को चिल्ला चिल्ला के डिस्टर्ब मत करना. Kezia was not comfortable sleeping alone at night as she used to have nightmare. Kezia बताती है एलिस को कि एलिस मुझे रात को सपने आते हैं. नाइटमेयर का मतलब होता है दुस्वप्न, बुरा सपना. मुझे रात को बुरे बुरे सपने आते हैं. लेकिन एलिस कहती है अरे एलिस को क्या मतलब फर्क है. एलिस कह रही है नहीं नहीं, अरे तुम्हें अगर सपने आएंगे तो चिल्लाना मत, अपने बेचारे पापा को रात को उठा मत देना. और ऐसा ही होता है. While sleeping, Kezia had a frightful nightmare. In the nightmare, she saw a butcher with a knife and a rope smiling and coming nearer to her. और रात को ऐसा ही होता है, उसे बड़ा ही डरावना सपना आता है. सपने में वो एक बुचर को देखती है बेटा, ठीक है, उसे एक दुस्वप्न आता है जिसमें वो एक कसाई को देखती है. ठीक है, बुचर होता है कसाई, कसाई के हाथ में होता है चाकू, उसके हाथ में होती है एक रस्सी, और वो हंसता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है. बच्चों को इस तरह के सपने आते रहते हैं ना. She was unable to move and was crying and calling her grandmother. और वो बेचारी रो रही होती है और ग्रैंडमा 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 करके चिल्लाती है. उस बेचारी को पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं. Kezia changes her opinion about her father. Kezia screamed and woke up her father. Her father took Kezia in his arms to his
हिज बेडरूम। अब केजिया इतनी जोर से चिल्लाती है कि पापा को सुन जाता है, पापा की नींद खुल जाती है। पापा आते हैं और केजिया को अपनी बाहों में उठा कर ले जाते हैं। उसकी जैसे कि आंखें खुलती है वो देखती है केजिया के पापा खड़े हैं कैंडल लेकर, तो वो जाते हैं, कैंडल रखते हैं साइड में, केजिया को अपनी गोदी में उठाते हैं, अपने रूम में ले जाते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर टू गिव हर कंफर्ट एंड आस्क केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स टू गेट वार्मथ। और वो केजिया को कहते हैं कि चलो तुम जो है, वो केजिया से ऐसे केजिया के साथ जो है वो लेट जाते हैं जैसे अपनी प्यारी बेटी के पास लेटते हैं, और अपनी प्यारी बेटी को बोलते हैं कि तुम्हारे पैरों में अगर ठंड लग रही है तो तुम मेरे पैरों से अपने पैरों को रब कर सकते हो ताकि तुम्हें थोड़ी वार्मथ मिले। He slept after some time. Kezia found her father's legs harder than her or grandmother. जब वो सोए हुए होते हैं, पिता को नींद आ जाती है, बेचारे थके हुए होते हैं, तो जब वो वहां सोए हुए होते हैं तो उसे एहसास होता है कि मेरे पापा की बॉडी दादी की बॉडी से ज्यादा मतलब हार्ड है। Kezia realized that her father had to work very hard all day and would get too tired to play with her like Mr. McDonald. उस दिन उसे एहसास होता है कि मेरे बेचारे पापा के पास इतना टाइम नहीं होता मिस्टर मैकडॉनल्ड के तरह, इसीलिए वो मेरे साथ खेल नहीं पाते हैं। उस दिन उसे एहसास होता है। उस दिन उसे ये भी एहसास होता है कि मेरे पापा आफ्टर ऑल इतने भी बड़े नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहली बार अपने पापा के पास आती है। She felt sorry for tearing his papers. उसे बड़ा ही बुरा लगता है कि मैंने अपने पापा के कागज, इतने इंपॉर्टेंट कागज फाड़ दिए। She told her father that he had a very big heart. फिर एकदम से जब उसके पापा की आंख खुलती है तो वो पापा की धड़कन को सुन सकती है और वो पापा को बोलती है, पापा आपका दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, उसे ये भी चीज का एहसास होता है कि मेरे पुअर पापा का कोई ध्यान नहीं रखता। उसे एहसास होता है कि कैसे मेरे पापा संडे को सोए रहते थे क्योंकि वो बेचारे बहुत थके हुए होते थे। तो उसे अपने पापा पे बहुत तरस भी आता है, छोटे से बच्चे को। और ये बहुत ही प्यारा सा इंसिडेंट था। बच्चे तो बड़े मन के सच्चे टाइप होते हैं ना, तो उसे लगता है कि मेरे बेचारे पापा मेरे लिए इतना कुछ करते हैं और मैंने उनकी स्पीच फाड़ दी। और उस दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा, पैराग्राफ है और पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब जो है आपको इस पैराग्राफ को रीड करना है मेरे बच्चों। ये चैप्टर का ही एक पार्ट है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि कैसे चैप्टर को पढ़ना है और कैसे उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या, एक तरह से आपका असाइनमेंट है जिसे कि आपको करना है। तो ये क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द फ्रेज ह्यू एंड क्राई। ठीक है, यहां पर एक्सट्रैक्ट में एक शब्द यूज हुआ है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है, वैसे बता देती हूँ, हो हल्ला। पूरे घर में पूरा हो हल्ला कटा पड़ा था। पापा जो है सबको पूछ रहे थे, शोर मचा रखे थे पापा ने, कहाँ गए मेरे स्पीच के पेपर्स, कहाँ गए मेरे स्पीच के पेपर्स। तो ऐसा ही, ठीक है, इसी मीनिंग जो है वो आना चाहिए। 4 सेंटेंसेस हैं और इनमें से एक सेंटेंस में वही मीनिंग आएगा जो कि जैसा चैप्टर में यूज हुआ है। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है हो हल्ला मचाना। तो कौन सा ऐसा लाइन है जिसमें सही तरीके से इसको यूज किया गया है? तो ऐसा क्वेश्चन आपको करना है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो। व्हाट डिड ग्रैंडमदर डू व्हेन केजिया वाज क्राइंग? ग्रैंडमदर ने क्या किया जब केजिया रो रही थी? उसके बाद Which of the following statement is not true in accordance with the passage? पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके जो है फिर आपने आंसर देना है। ओके, वाई डिड केजिया टीयर हिज फादर स्पीच? केजिया ने क्यों टीयर करी, क्यों फाड़ी अपने पिताजी की स्पीच? तो बेटा पास्ट टेंस में क्वेश्चन है, पास्ट टेंस में ही आप आंसर करेंगे। बड़ा ही सिंपल इसका आंसर है, आपको पता होगा। आगे जो है ये क्वेश्चन है, fill in the blank with one word only. Kezia's father punished her by hitting dash on her hands. किससे हिट किया था केजिया के पिता ने? उसके हाथों पर। इसका जवाब जो है वो आपको देना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हमारे हो चुके हैं बच्चों। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है आपने, ठीक है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा उसी टेंस में आंसर करना है। क्वेश्चन में से ही आंसर को बनाने की कला आपको सीखनी है और धीरे धीरे क्या करना है। मैंने आपको रट्टा मारने के लिए मना नहीं किया, रट्टा मारो लेकिन सही जगह मारो। आंसर्स को याद मत करो, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को, इंपॉर्टेंट लाइंस को याद करो जो भी चैप्टर में होती है, और उन्हें अपने आंसर्स में यूज करने की कोशिश करनी है। तो आई होप सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।